सच से सामना लास्ट पार्ट। के.एस.आर. माही जी का सवाल सुन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मुझे याद है। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। वह हमारी फैमिली मेंबर की तरह थे, मॉम के सबसे खास लोगों में से एक। पर तुम उनकी बात क्यों कर रही हो? उनकी तो सालों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। माही जी, वो डेथ नहीं थी, वो कत्ल था। और जिस दिन किशन काका मरे थे, उन्होंने मरने से पहले मुझे फ़ोन किया था। शायद आपका और मॉम का फ़ोन लग नहीं रहा था और उन्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा था। आप दोनों के बाद कॉल पर ही उन्होंने मुझे बताया उनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं उन्हें मारने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि 3 महीने पहले हुआ मायरा का वो एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं, वह उसका मर्डर प्लान किया गया था। और आज तक जितने भी अटैक मुझ पर या मायरा पर हुए, वह सब कुछ करने वाला वही इंसान है। वह इंसान मुझसे और आपसे बहुत नफरत करता है। वह नहीं चाहता कि हम कभी खुश रहें, इसीलिए वह हमसे हमारी जीने की वजह छीनना चाहता है। उन्होंने ये भी बताया कि शान और सानिया आपके बच्चे नहीं हैं, वो उसी इंसान के बच्चे हैं जो ये सब कर रहा है। वह चाहता है कि आप और मैं मायरा को छोड़ उसके बच्चों पर ध्यान दे। जब भी मैं मायरा से प्यार करती हूँ तो उस इंसान की नफरत मायरा के लिए बढ़ जाती है और वह और ज़्यादा मायरा को मारने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि वह हमारी फैमिली में से ही कोई है और हर पल हम पर नज़र रखे हुए है। वह बहुत ताकतवर है, उससे लड़ना आसान नहीं है। इतना बोलकर माही जी चुप हो जाती हैं। वही मायरा उनकी चुप्पी देख उनका हाथ पकड़कर कहती है, तो इसका मतलब हमेशा मुझ पर अटैक करने वाला, हमें दूर करने वाला, शान और सानिया का बाप इस फैमिली का कोई एक इंसान है। क्या आप जानती हैं वह कौन है? वह जानना चाहती थी कि और क्या क्या है जो माही जी जानती हैं। माही जी मायरा का सवाल सुनकर कहती हैं, नहीं, एक नहीं, 2। काका ने मुझे बताया कि इस फैमिली में 2 लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, एक आदमी और एक लड़का। मायरा थोड़ी हैरानी से लड़का। माही जी हाँ, उन्होंने कहा था कि उसकी आवाज़ छोटे लड़के की तरह थी और वह मुझे उन लोगों का नाम बताने ही वाले थे कि इससे पहले वो लोग उन्हें मार देते हैं। माही जी की बात सुन कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मायरा के.एस.आर. की तरफ शौक होकर देखती है जो खुद हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्हें आज तक पता ही नहीं चला था कि कोई दूसरा शख्स भी है जो उनके बीच रहकर ही इस पूरे खेल का मजा ले रहा है। माही जी आगे कहती हैं, मैं काका की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसे बताऊं। जैसे तैसे तो रात कटती है। अगले ही दिन काका के मरने की खबर आती है। हम लोगों को उनकी बॉडी तक नहीं मिली क्योंकि उन लोगों ने उन्हें कार में जला दिया था। काका ने कहा था कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। काका की यह हालत देखकर मुझे उनकी बात पर यकीन हो गया था। मैं बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए। कुछ दिन यूं ही कटते हैं। मैंने सब पर नज़र रखी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर मैंने नोटिस किया कि घर के नौकर हमेशा कुछ अजीब बर्ताव करते हैं। मैं समझ गई यह सब उसी इंसान के लोग हैं। मैं पूरी कोशिश करती नॉर्मल बर्ताव करने की। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं था सिवाय तुम्हारी दादी और डैड के। इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादातर उनके पास ही रखती। मैंने तुम्हें थोड़ा खुद से दूर करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि कुछ दिन तुम पर उस इंसान की नज़र कम रहेगी, और मैंने शान और सानिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि मैं उस इंसान के बारे में कुछ पता कर पाऊँ। धीरे धीरे 3 साल बीत गए और इन 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया। सबसे ज़्यादा बदली तुम। मैंने इन 3 सालों में जितना हो सका तुम्हें सबको दिखाने के लिए खुद से दूर रखा, ये सोचकर कि शायद अब तुम सुरक्षित रहोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अक्सर तुम्हारे साथ कोई न कोई हादसा होता रहता था। इन सब का कोई हल नहीं मिल रहा था और तुम उस एक्सीडेंट के बाद बहुत बदल गई थी। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बचा था, इसीलिए हर कोई तुम्हें गलत ठहरा देता था और तुम किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती थी। तुम कमज़ोर हो गई थी, मायरा, और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगा कि यह घर, यह माहौल, सब तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। मेरी बहादुर बेटी खत्म हो रही थी। मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ से दूर भेजना था। मैंने सोचा तुम्हें अब्रॉड भेज दूँ पढ़ने के लिए। मैंने तुमसे कहा भी था, पर तुम नहीं मानी। माही जी का गला रुंध गया। मैंने तुम्हें काफ़ी समझाया था, पर तुम यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। इतना बोलकर माही जी मायरा को देखती हैं। मायरा उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहती है, हाँ, तो कौन अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहेगा। माही जी गहरी सांस लेती है। हाँ, तुम्हारी इसी जिद की वजह से मुझे उस दिन भी यह सब करना पड़ा। मैं समझ गई थी कि तुम ऐसे कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। फिर आया वह दिन, जिस दिन शान के साथ वो हादसा हुआ।
मैं देखते ही समझ गई कि सब शान के लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया गया था। और गौतम ने भी कहा कि तुमने वो सब नहीं किया। मुझे पता था गौतम कभी झूठ नहीं बोलता, पर किसी ने तुम पर भरोसा नहीं किया, और यह सोचकर ही कि अगर शान की जगह तुम होती तो मेरा दिल कांप गया। उस दिन मैंने सोच लिया था कि तुम्हें यहाँ से दूर भेज कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी नाराजगी ही न झेलनी पड़े। वह मायरा को अपने से थोड़ा दूर कर उसकी आंखों में देखती है। माही की आंखों में सिर्फ प्यार और अथाह दर्द था। जब तुम उस दिन घर से जा रही थी, तुम्हारी आंखों में वो सवाल, वो दर्द देखकर मैं रोज मरती रही। मैंने तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं किया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था। मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहती थी। अगर तुम यहाँ रहती तो वो तुम्हें फिर से नुकसान पहुँचाते। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी मायरा। मैं एक माँ हूँ। मुझे लगा कि ये दूरी तुम्हें जिंदा रखेगी, सुरक्षित रखेगी। मुझे लगा तुम थोड़ा गुस्सा हो जाओगी, पर तुम जिंदा रहोगी। मुझे माफ कर दो मेरी जान। ये सजा मैंने तुम्हें नहीं, खुद को दी थी। मायरा उन्हें रोता देख हक कर लेती। पर आपने ये सब अकेले क्यों झेला? आपने यह बात कभी डैड को क्यों नहीं बताई? अगर आप उन्हें बता देती तो। मायरा, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर चुकी थी। मैं किसी भी हालत में तुम्हें खो नहीं सकती थी। और ऐसा नहीं है, मैंने कभी तुम्हारे डैड को बताने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की, पर मायरा, उनकी बात काटते हुए, पर क्या? माही, जब भी मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, मुझे लगा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है, कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैं कुछ KSR की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर उन्हें पता चलता कि कोई घर के अंदर से ही तुम्हारी जान का दुश्मन है, तो वह पागल हो जाते। वह उसे ढूंढने में इतना मशगूल हो जाते कि शायद खुद की हिफाजत करना भूल जाते। और सबसे बड़ी बात मायरा, जब मैं उन्हें ये बताती कि यह साजिश उनके बहुत करीबी लोगों ने की है, तो वह किसी पर यकीन नहीं कर पाते। वह टूट जाते। मैं उनकी और तुम्हारी दोनों की जान बचाना चाहती थी। मुझे लगा कि मेरी खामोशी ही इस घर की दीवारों के पीछे तुम दोनों को बचाए रखेगी। इतना कहकर माही जी फूट फूट कर रोने लगती है। आई एम सॉरी मायरा, आई एम सॉरी कुश। मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी को दूर किया। सबका मकसद एक था, मायरा को बचाना, पर सब एक दूसरे से छुपाकर इस जंग में अकेले खड़े थे। ये सोचकर कि वह शायद ये बात छुपाकर अपने करीबी को बचा लेंगे, पर शायद उन्हें नहीं पता था कि अगर वह एक बार अपनी बात अपने अपनों के सामने रखते तो शायद उनकी जिंदगी के थोड़े दुख कम हो जाते और वह एक दूसरे की हिम्मत बनते। और शायद उन्हें वो छुपे हुए राज जो आज सामने आ रहे हैं, वो भी सही समय रहते पता चल जाते। मायरा माही जी को इतना रोता देख उन्हें गले लगा लेती है और उन्हें शांत कराने लगती है। शांत हो जाए आप, प्लीज इतना मत रोइए। इतना बोलकर मायरा उनकी पीठ से हिलाने लगती है। उसकी आवाज़ शांत थी, पर दिमाग नहीं। उसकी आंखें हद से ज्यादा गहरी हो गई थीं। आंखों में एक अलग ही खतरनाक चमक थी, जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। मायरा अपनी इस डेविल स्माइल के साथ माही जी की पीठ सहला रही थी। उसका सिर माही के कंधे पर था, इसीलिए माही उसके ये भाव देख नहीं पाती है, पर KSR जो माही के पीछे ही खड़े थे, वह मायरा के भाव बखूबी देख लेते हैं और उनके चेहरे के भाव भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। वह मायरा की तरफ अपनी उन गंभीर आंखों से देखते हैं, वहीं मायरा उन्हें देखकर एक आंख मार देती है, अपनी डेविल स्माइल के साथ। अब इन बाप बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो यही जाने। मायरा अपने भाव बदलकर माही जी से दूर होती है और उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, बस कीजिए, रो रो कर बाढ़ लाएंगी क्या? आप मुझे कमजोर बोल रही हैं, पर आपको पता है सब आपको कमजोर कहते हैं। आप बात बात पर रोने लगती हैं। सब कहते थे ग्रेट मायरा की मॉम कितना रोती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप इतने आंसू लाती कहाँ से हैं, क्योंकि जब देखो आपकी टंकी खुली रहती है। फिर वह KSR की तरफ देखकर कहती है, कैसी बीवी है आपकी, कैसे रहते हैं आप इनके साथ? मेरी मानिए, आप इन्हें एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, कहीं इन्हें रोने की कोई बीमारी तो नहीं है। इतना बोलकर मायरा माही जी को देखती है। कहानी में आया ट्विस्ट। कौन है वो छोटा लड़का? क्या सच में वो छोटा लड़का कर रहा इतनी बैड एड साजिश? मायरा का डार्क पास्ट। माही जी मायरा की बात सुन उसे मारते हुए कहती हैं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए रो रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ऐसे इज्जत करते हैं अपनी माँ की? तुम्हें पता है मैं कितने डर में रहती हूँ और तुम? मायरा, मार क्यों रही हैं यार? क्या आपको मैं ही मिलती हूँ मारने के लिए? और किसने कहा आपसे कि आप डर में रहिए?
आपको अब डर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी आप? अब आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं खुद की हिफाजत कर सकती हूँ। माही, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तो तुम्हें नहीं मारूंगी तो क्या उन दोनों को मारने जाऊंगी? मायरा, नहीं, आपको उन दोनों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको मारना हो तो मुझे मार लेना, पर आप आज के बाद मुझे उन दोनों के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। माही जी, तो तुम अब मुझसे नफरत नहीं करती? मायरा उनकी बात सुन, उनके हाथों को पकड़कर, मैं आपसे कभी नफरत नहीं करती थी। बस मैं गुस्सा और डिसअपॉइंट थी आपसे। आपका कभी मेरे लिए न बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। माही मायरा के गाल पर हाथ फेरती हैं, आई एम सॉरी। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो अब तो तुम अपनी नाराजगी कम कर लोगी ना? मायरा, हाँ, सोचूंगी मैं इस बारे में। माही जी उसकी बात सुन चुप हो जाती हैं। फिर कुछ सोचकर के.एस.आर. की तरफ देखकर कहती हैं, कुश, आप मेरी बात सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुए? क्या आपको पहले ही कुछ पता था इस बारे में? और आप जानते थे कि शान और सानिया आपके बच्चे नहीं हैं? मायरा उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है और कहती है, आप क्या अपने पति को इतना बेवकूफ़ समझती हैं कि उनके ही घर में इतना सब हो रहा होगा और उन्हें कानों कान खबर नहीं होगी? और कौन उनका बच्चा है, कौन नहीं, यह उन्हें पता नहीं होगा। माही जी उसकी बात सुन शॉक हो जाती है और के.एस.आर. को देखकर कहती हैं, कुश, क्या आपको पहले ही सब पता था? तो क्या आप जानते हैं वह कौन है? और आपने मुझे क्यों कभी कुछ नहीं बताया? के.एस.आर. उनकी बात पर पहले तो मायरा को घूर कर देखते हैं, फिर उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, हाँ, मैं सब जानता था। और मैंने भी तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता था तुम पर कोई खतरा आए। और अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ। मैं सब देख लूंगा और उस इंसान को बहुत जल्द उसकी सही जगह दिखा दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें इतना दुख हुआ, मायरा को इतना सब सहना पड़ा। इतना बोलकर वह माही जी के सिर पर किसकर उन्हें साइड हक कर लेते हैं। माही जी उनकी बात सुन थोड़ी हकलाती हुई आवाज में, कुश, वह कौन है? मुझे भी जानना है। के.एस.आर. नहीं, माही, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके बारे में जानकर कुछ ऐसा वैसा करो। तुम आज तक जैसे रह रही थी वैसे ही रहो, नॉर्मल। बस माही, मैं इतना चाहता हूँ कि तुम किसी पर भरोसा मत करना, सिवाय माँ और गौतम के। किसी पर भी नहीं, ठीक है? ये बात के.एस.आर. माही जी की आंखों में देखकर कहते हैं। माही उनकी बात सुन उनकी आंखों में देखकर ही अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। वह दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे, तभी उन्हें मायरा की आवाज़ आती है, बस करो, और कितना देखोगे एक दूसरे को? अरे कुछ तो शर्म करो, जवान बेटी सामने है फिर भी। ओ गॉड, क्या ज़माना आ गया है। इतना बोलकर मायरा मुस्कुराते हुए माही जी की गोद में लेटे हुए ही उन्हें गले लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं उनकी बात सुन के.एस.आर. माही जी से थोड़ा दूर होकर बैठ जाते हैं और माही जी मुस्कुराते हुए मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुम अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई हो। उस एक्सीडेंट से पहले तुम जरूर 3 साल की थी, पर हमेशा ऐसे ही अपने डैड को चिढ़ाती थी और उन्हें मुझसे दूर रखती थी, और जब भी वह मेरे पास आते थे पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। इतना बोलकर माही जी हंस देती हैं। वहीं के.एस.आर. उनकी बात सुन मायरा को देखने लगते हैं, जैसे कुछ सोच रहे हों। कुछ समय बाद मायरा और उसकी छोटी सी फैमिली बेड पर लेटी थी। मायरा किसी छोटे बच्चे की तरह माही जी को गले लगाए हुए थी, मानो जैसे सो रही हो। उसे जिंदगी में पहली बार एक अलग सुकून मिल रहा था। उसे नहीं पता था एक माँ के साथ रहना कैसा होता है। उसके माँ बाप जब वह छोटी थी तभी मर गए थे, उसे तो उनके बारे में कुछ याद नहीं था। जब से वह इस घर में आए, जरूर उसने माही जी से अच्छे से बात न की हो, पर माही जी ने हमेशा उसका ख्याल रखा। उसे बहुत अच्छा लगता था जब माही जी उसके लिए वो सब करती थी। उसका दिल बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसे अपनी लाइफ में दोबारा माँ बाप का प्यार मिलेगा, पर शायद भगवान कुछ ज्यादा ही उस पर मेहरबान थे, इसीलिए उसे अपनी लाइफ में ये पल दोबारा मिला। उसे दोबारा माँ बाप मिले, दोबारा अपने प्यार से मिलने का मौका मिला। वह अपनी नज़रें उठाकर माही जी को प्यार से देखती है, जो उसे सुलाते सुलाते कब सो गईं, उन्हें खुद पता नहीं चला। के.एस.आर. भी उनके साथ लेटे अपनी खाली छत को घूर रहे थे। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उनके कानों में मायरा की आवाज़ जाती है, जिससे उनके दिमाग में चल रहे ख्याल रुक जाते हैं और वह अपना रुख मायरा की तरफ कर लेते हैं।
मायरा माही जी को गले लगाए हुए ही बोलती है, मानना पड़ेगा आपकी वाइफ को, बड़ी छुपी रुस्तम निकली। इतना बड़ा राज अपने दिल में इतने सालों से दबाए बैठी है और किसी को इसकी कानों कान खबर भी नहीं हुई। KSR मायरा की बात सुन कहते हैं, मैंने भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बड़ी होगी। मायरा कुछ सोचकर, वैसे आपको क्या लगता है कौन है वो दूसरा मकतूल गुनाहगार? KSR पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जो भी है वह शातिर है। इतनी सी उम्र में उसने मर्डर प्लान किया, यह कोई छोटी बात नहीं है। मायरा, राइट, पर ये सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? KSR की आंखें कुछ गहरी हो जाती हैं मायरा की बात सुन और कहते हैं, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मायरा उनकी बात पर हंसते हुए माही जी से थोड़ा दूर हो, अपने हाथ अपने सिर के नीचे रखकर छत को देखते हुए कहती है, अच्छा तो अभी भी आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं? KSR तुमने भी अभी मुझे बहुत सी बातें नहीं बताईं। जैसे तुम्हें सही समय का इंतजार है, वैसे मुझे भी है। मायरा, ठीक है, आई डिडंट फोर्स यू। KSR उसकी बात पर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, तुमने मुझे बताया था कि जब तुम 10-12 साल की थी तब तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था, और जब तुमने आंखें खोली तभी अभी तुम्हारे सामने था। तो एग्जैक्ट क्या हुआ था तब? मायरा, और ये क्यों जानना है आपको? KSR उसके सवाल पर उसे घूर कर देखते हैं। मायरा उन्हें देखकर हंसते हुए, अच्छा बता रही हूँ। तो मुझे तो कुछ क्लियर याद नहीं उसके पहले का, पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अभी मेरे सामने था। पहली बार हम मिले, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हाय, कितना क्यूट था वह बचपन में। उसे देखते ही मैंने सोच लिया, इतनी नायाब चीज तो मेरी ही होगी। KSR और गौर से देखते हैं, एक्सीडेंट से पहले का कुछ तो पता होगा तुम्हें? मायरा, नहीं है पता। हाँ, पर अभी से और आसपास के लोगों से इतना पता चल गया था कि हमें किसी बच्चों को किडनैप करने वाली गैंग ने किडनैप कर रखा था। अभी ने बताया, जब उसे वहां लेकर आई तो मैं पहले से ही थी, डरी सहमी, गंदे कपड़ों में एक कोने में छिपी बैठी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैं तो डरी सहमी हो ही नहीं सकती। वहां हमें बहुत टॉर्चर करते थे, मारते थे, खाना भी नहीं देते थे। अभी के आने के एक दिन बाद ही वहां पुलिस की रेड पड़ गई थी और सारे बच्चों को वहां से बचा लिया गया था। पर इन्हीं सब में एक गुंडे ने खुद को बचाने के लिए मेरे सिर पर एक रॉड से मार दिया और मेरी मेमोरी की बत्ती गुल हो गई। जब पुलिस ने मेरे बारे में पता लगाया तो पता चला कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था और मारते पीटते थे। जब उनका इन सब से मन भर गया तो उन्होंने मुझे बेच दिया उसी बच्चा किडनैप गैंग को, और मैं पिछले 2 सालों से वहीं थी। और अभी मेरी लाइफ में मेरा लाइफ सेवर बनकर आया। उसकी इंटेलिजेंस की वजह से ही वहां तक पुलिस पहुंची और हम सब बच पाए। इतना बोल मायरा KSR को देखती है और स्माइल करके कहती है, देखा मेरा अभी कितना जीनियस है, पर समझ नहीं आता मैं उस समय इतनी डरपोक कैसे हो सकती हूँ। कोई मुझे टॉर्चर करता रहा और बदले में मैंने कुछ नहीं किया। अरे, अगर कोई पेंसिल भी ले लेना तो मैं उसका सर फोड़ दूँ। किसी का टॉर्चर सहना तो बहुत बड़ी बात है। लगता है मेरे अंदर किसी और की आत्मा आई होगी उस समय, नहीं तो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं। इतना बोल मायरा वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है और माही जी को गले लगाकर कहती है, अब मुझे सोना है, इसीलिए नो मोर क्वेश्चन। गुड नाइट डैड। और अब आपकी वाइफ मेरी मोम है एक। वहीं KSR के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे मायरा की बात सुन। उनके होंठ कँपा रहे थे। क्यों बदले KSR के फेस एक्सप्रेशन? मायरा की बात सन। कैसे बचाया था अबायन ने मायरा को? कितना शाही मायरा ने? कैसे उभरी मायरा अपने पास्ट से? क्या छुपा है मायरा के पास्ट में कोई राज? कौन हज वो लड़का जो है PX मायरा के पीछे? फ्लाइट टू न्यूयॉर्क। KSR जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मायरा ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा होगा। एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसे उस उम्र में खेलना कूदना चाहिए था, उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि वह क्यों उस समय मायरा से नहीं मिले। वह मायरा की तरफ देखते हैं जो अब सो चुकी थी। उसका वह मासूम चेहरा देखकर उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह मायरा के सिर पर किस करते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरने लगते हैं और यही सब सोचते सोचते वह भी सो जाते हैं। अगली सुबह माही जी की नींद खुलती है। सुबह 4 बजे वह उठती हैं। उनकी नज़र अपने साइड में जाती है और अपने सामने का नज़ारा देख उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है।
तभी हल्के से अलार्म की आवाज से KSR की नींद खुलती है। वह आंखें खोलते ही उनकी नज़र सामने माही जी पर जाती है। वह एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उन्हें ही देख रही थी। उन्हें देखकर KSR के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। माही, अलार्म बंद कीजिए, कुछ मायरा जाग जाएगी। पर KSR का ध्यान तो उनकी बात पर था ही नहीं, वह तो बस माही जी को देख रहे थे। माही उन्हें खोया देख खुद उठकर अलार्म बंद करती है और हल्के से उन्हें हिलाते हुए कहती है, कहाँ खो गए हैं आप? KSR होश में आते हुए, नहीं, वो कुछ नहीं, पर तुम ऐसे क्या देख लिया जो तुम ऐसे मुस्कुरा रही थी? माही वापस मुस्कुराते हुए उन्हें इशारा करती है। मायरा, जो रात में माही जी को गले लगाए हुए सो रही थी, अब वह KSR को गले लगाए हुए थी। वह इतनी मासूम लग रही थी कि उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि यही वह लड़की है जिसने कल शान और सानिया का ये हाल किया था। वह बिल्कुल किसी 12-13 साल की टीनेजर लग रही थी। माही जी अपनी आंखों में ममता लिए कहती है, कुछ आपको नहीं लगता मायरा जब से वापस आए हैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई है? एकदम शैतान, नटखट। देखो कैसे आपको लगे लगाकर सो रही है सुकून से, जैसे बचपन में सोती थी। रात को जिद करती थी मेरे पास सोएगी, पर उसकी सुबह आपके पास ही होती। इतना बोलकर वह मायरा का सिर सहलाने लगती हैं। वहीं माही जी की बात सुन KSR के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है। उनकी आंखों के सामने कुछ यादें आ जाती हैं, जहां 2-2.5 साल की मायरा बेड पर कूद कूद कर जिद कर रही थी कि वह अपनी मॉम के साथ सोएगी और कोई उसके मॉम के पास नहीं आएगा, डैड भी नहीं। और हर रोज की तरह उसकी आंख डैड की गोद में ही खुलती थी, क्योंकि कब वह रात में सोते सोते ही अपनी मॉम से अलग अपने डैड के पास आकर सो जाती, उसे पता नहीं चलता था। पर उस एक्सीडेंट के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। यही सब याद करके KSR मायरा की तरफ देखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। वह इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहे, वह कुछ और सोचते, तब तक एक और अलार्म बजता है। KSR का ध्यान टूटता है और उन्हें कुछ याद आता है। फिर वह अलार्म बंद कर अपनी जगह से उठते हैं और मायरा को देखकर कहते हैं, मायरा उठो। माही जी भौहें सिकोड़ लेती है कि KSR मायरा को क्यों जगा रहे हैं। वह उन्हें देखकर कहती हैं, क्या हुआ, आप एंजल को क्यों जगा रहे हो? KSR अभी तुम्हें पता चल जाएगा, पहले तुम उठाओ, जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर वह वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं और माही जी मायरा को उठाने लगती हैं। माही जी, मायरा बच्चा उठो। मायरा, सोने दो ना। माही जी 1-2 बार और उठाती हैं तो मायरा उठ जाती है, पर उसकी आंखें हल्की हल्की नींद से भरी थी। वह अपनी अधखुली आंखों से माही जी की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों उठाया? वह कुछ बोलती, तब तक KSR रूम में आते हैं। वह बोलते हैं, गेट अप मायरा, रेडी हो जाओ। गेट रेडी, तुम्हें अभी निकलना है। मायरा कंफ्यूज होकर, व्हाट, कहाँ? KSR उसकी आंखों में देखते हैं, क्या तुम भूल गई तुम्हें कहाँ जाना था? अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम बताओ, मैं किसी और को भेज दूंगा तुम्हारी जगह। 30 मिनट बाद मायरा एक ब्लैक हुडी और ट्राउजर में KSR के प्राइवेट जेट के सामने खड़ी थी और उसके पास ही KSR और माही जी खड़े थे। माही जी की आंखों में आंसू थे। वह मायरा को गले लगाए हुए थी और कह रही थी, मायरा बच्चा, क्या आपका जाना जरूरी है? अभी तो हमारे बीच सब ठीक हुआ और अभी आप जा रही हैं। मायरा उनकी बात सुन उन्हें शांत कराते हुए कहती है, हम जाना जरूरी है, बहुत जरूरी, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर मायरा KSR से मिलती है। वह उससे अपना ख्याल रखने को कहते हैं और मायरा काशिश के साथ उस जेट में बैठ जाती है। उनके बैठते ही वह जेट वहां से न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। KSR ने माही जी को समझा दिया था कि यह एक बिजनेस डील है जिसके लिए मायरा कंट्री से बाहर जा रही है, और इससे ज्यादा उन्होंने माही जी को कुछ नहीं बताया। मायरा के जाते ही KSR माही को लेकर राठौर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। राठौर मेंशन पहुंचने तक माही जी चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहीं। मायरा के अचानक जाने से उनके मन में बहुत बेचैनी थी, पर उन्हें KSR की बात पर यकीन करना पड़ा। जैसे ही वे मेंशन के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुए, घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। शान और सानिया कल के हंगामे के बाद खुद को कमरों में बंद कर चुके थे, या तो अपनी हार से बौखलाए हुए थे या अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे थे।
K.S.R. और माही सीधे अपने कमरे में गए। क्या होगा अब आगे? क्या करेगी मायरा न्यूयॉर्क जाकर? कैसे होगा मायरा का सामना अभ्यम से? क्या अभ्यम फन पेगा मायरा? सबका गिल्ट। मायरा को वापस बुलाओ। आसमान के बीच उड़ते हुए उस जेट में मायरा अपनी सीट पर सिर टिकाकर बैठी थी। उसके सामने वाली सीट पर ही काशिश बैठी थी। काशिश मायरा को ही देख रही थी, क्योंकि मायरा जब से उसमें बैठी थी तब से बिल्कुल शांत थी। काशिश को उसकी यह शांति बहुत अजीब लग रही थी। काशिश परेशान होकर कहती है, क्या हुआ बॉस? आप इतनी शांत क्यों हैं? क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? मायरा उसकी बात सुन अपने ख्यालों से बाहर आती है और एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। वैसे शान और सानिया का फिर क्या हुआ था कल मेरे वहां से चले जाने के बाद? काशिश, आपके वहां से जाने के बाद मिस्टर वीर और आपके बड़े पापा और मिसेस गीता कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। सानिया के चेहरे पर काफी डैमेज हो गया है, उसकी बैक में सीवियर इंजरी आई है। और शान, उसका तो क्या ही कहें, हाथ की बोन टूट गई है, बैक में काफी चोट आई है, सिर में भी। ओवरऑल वह काफी टूटा फूटा हो चुका है। दोनों को पूरी तरह ठीक होने में 1 हफ्ता तो लगेगा ही। मायरा उसकी बात सुन ठंडी हंसी के साथ कहती है, इट मीन्स कि मेरे नेक्स्ट मूव के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। टूटे हुए को और तोड़ने में क्या मजा? फिर कुछ सोचकर, वैसे हाल फिलहाल में कुछ है राठौर मेंशन में? काशिश सोचते हुए, अभी तो नहीं बॉस, बट शान और सानिया का बर्थडे आने वाला है जल्दी। मायरा काशिश की बात सुन अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लाकर डेविल स्माइल करते हुए, ओह ग्रेट, परफेक्ट टाइमिंग है ये तो। काशिश मायरा के डेविल स्माइल देखकर, बॉस आप क्या सोच रही हैं? मायरा आराम से सीट पर लीन होते हुए, बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। मैंने जो मंगाया था वो तुम लाए हो। काशिश, बॉस ये रही फाइलें। पर बॉस, आप राठौर मेंबर्स की फाइलें दोबारा फिर क्यों देख रही हैं? आपको जो पता करना था वो आपको पता चल गया है ना? मायरा काशिश की बात सुन अपने एक आईब्रो उठाकर, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है? नहीं बिल्कुल नहीं। इतना बोल वह एक फाइल उठाकर पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सब लोग नाश्ते के लिए अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे, सिवाय 3 लोगों के, शान, सानिया और मायरा। मायरा के दादाजी राम जी अपने सामने 3 खाली चेयर्स को देखकर अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, बच्चे कहाँ हैं? अभी तक उठे नहीं क्या? माही, बच्चों को बुलाओ, हमें सबसे बात करनी है। माही जी उनकी बात सुन के S.R. की तरफ देखती हैं। वहीं दीपा जी कहती हैं, डैड, वो शान और सानिया की अभी तबीयत ठीक नहीं, तो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है कुछ समय तक, इसीलिए वो दोनों नहीं आए हैं। मैंने उनका नाश्ता उनके रूम्स में भिजवा दिया है। राम जी, ठीक है। और मायरा, वो कहाँ? क्या उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ? वो K.S.R. को देखकर कहते हैं, K.S.R. उनकी बात सुन एक नज़र सबको देखते हैं, फिर कहते हैं, डैड, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और कल जो उसने किया आप जानते ही हैं, इसीलिए मैंने उसे कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री भेज दिया, उसके एक फ्रेंड के पास। जानकी जी उनकी बात सुन गुस्से में कहती है, आप ऐसा कर सकते हैं कुश? आप हमारी पोती को हमसे दूर कैसे भेज सकते हैं, वो भी बिना हमसे पूछे? अभी तो वो घर आए और आपने उसे फिर भेज दिया। और वैसे भी कल जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। शुरुआत सानिया ने की थी। उसने बस सानिया को जवाब दिया और साथ में उस सालों पुराने इल्जाम से खुद को बेगुनाह साबित किया। और अगर वह ऐसा नहीं करती तो पता नहीं इस घर के लोग और कितने ताने उसे देते। इतना बोल वह घूरकर सबको देखती है। उनकी बात सुन सबका सिर झुक जाता है। आखिर गलती तो उन सबने की ही थी। राम जी अपनी वाइफ की बात सुन के S.R. को देखकर कहते हैं, कुश, जानकी सही कह रही है। आपको उन्हें ऐसा नहीं भेजना चाहिए था। क्या पता वह हम सबसे और नाराज हो जाए। और हमें भी उनसे बात करनी है, हमें माफी मांगनी है अपनी पोती से। कहीं न कहीं हमारी भी गलती है, तभी वो हमारे नाक के नीचे हमारी लोग हमें ही धोखा देके निकल गए और हमें पता ही नहीं चला। हमने अपना एक वादा निभाने के चक्कर में अपनी पोती को इतना हद कर दिया। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें वापस यहाँ बुला लीजिए, हम उनसे बात करेंगे। दीपा जी, हाँ कुश, डैड इज राइट, मायरा को ऐसे भेजना सही नहीं है। हम सबको अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है और हम सब उनसे माफी मांगना चाहते हैं। तुम मायरा को वापस बुला लो। दीपिका धीरे से, सॉरी चाचू, मैंने भी मायरा को इतना सब कुछ कहा, मुझे नहीं पता था कि उसने कुछ नहीं किया।
फिर भी मुझे समझना चाहिए था, वह छोटी है। आप मायरा को बुला लीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहूंगी और उससे माफी मांग लूंगी। वीरा, यस मॉम डैड, आई एम ऑल्सो सॉरी। मॉम, आपने हमेशा मुझे एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया, पर मैंने बदले में क्या दिया? कुछ नहीं, और मेरे भाई बहन की वजह से आपकी बेटी आपसे दूर है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर वीर माही के पैरों में बैठ जाता है। आई एम सॉरी मॉम। मायरा ने मुझे हमेशा अपना भाई माना, पर शायद मैं कभी उसका वो भाई नहीं बन पाया। न मैं मायरा के लिए कुछ कर पाया, न शान और सानिया को कुछ सिखा पाया। कल जो उन दोनों ने किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ मॉम। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इतना बोल वह माही जी का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे, जो माही जी के हाथ पर गिर रहे थे। माही जी उसे रोता देख जल्दी उसे खड़ा करती है और उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, चुप हो जाओ वीर। कल जो हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, न उसमें जो सालों पहले हुआ। इसीलिए तुम खुद को इन सब का कसूरवार मत समझो और रोना बंद करो। तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो जो ऐसे रो रहे हो। वीर अपने आंसू साफ करते हुए उनसे दूर होता है और कहता है, मॉम, आप मुझसे गुस्सा नहीं हैं? माही जी, नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वीर उनकी बात सुन हल्की सी स्माइल करते हुए, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। इतना कह वह उनसे अलग होकर अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, डैड, आप मायरा को वापस बुलाएंगे ना? KSR जो ये सब देख रहे थे, अब उनकी गहरी आंखें वीर पर टिकी थीं। फिर वो उससे अपनी नजरें फेरते हुए अपने डैड की तरफ देखकर, नहीं सॉरी डैड, पर मैं मायरा को नहीं बुला सकता। राम जी, क्यों? KSR क्योंकि वह गई तो मेरी मर्जी से है, पर आएगी तभी जब उसकी मर्जी होगी। और उसका गुस्सा तो आप जान ही चुके हैं। जानकी जी KSR की बात सुन हल्का सा हंसते हुए, हाँ, उसका गुस्सा अब बिल्कुल पहले ही की तरह हो गया है। हमारी शैतान नटखट एंजल। फिर वह KSR की तरफ देखकर आगे कहती है, हमारी बात कराना उससे, हम कहेंगे उसे जल्दी आने के लिए। KSR उनकी बात पर बस सिर हिला देते हैं, पर तभी अचानक आए आवाज से KSR के जबड़े सख्त हो जाते हैं। वह अपना सिर उठा सामने देखते हैं। उनके सामने वाली चेयर पर बैठे मनीष हंसते हुए कह रहे थे, वैसे मायरा गई कहाँ है? कुश आई मीन किस कंट्री में? इतना बोल वह एक गहरी स्माइल के साथ KSR को देखते हैं। जानकी जी, मनीष की बात सुन, कितनी बार कहा है तुमसे मनीष कि कुछ बड़ा है तुमसे, उसे भाई कहा करो। मनीष हंसते हुए, सॉरी मॉम, भूल जाता हूँ कभी कभी कि ये मेरा भाई, मेरा अपना भाई है। जानकी जी उनकी बात सुन सिर हिला देती हैं। मनीष KSR से, भाई, कुछ भाई, बताए न, कहाँ है मायरा? KSR अपने एक हाथ की मुठ्ठियां भींचते हुए, यूके गई है वो। मनीष, अच्छा, इतना दूर? भाई, आपको उसे अकेले इतना दूर नहीं भेजना चाहिए था। आप जानते हैं आपके कितने दुश्मन। कहीं कुछ। KSR सख्त आवाज में, उसे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। मैं अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मनीष, मैं भी यही चाहता हूँ भाई, मायरा को कभी कुछ न हो और आप लोग हमेशा खुश रहो, साथ रहो। इतना बोल वह स्माइल करते हुए अपना खाना खाने लगते हैं। उनकी आखिरी बात पर तीन लोगों की नजरें उन पर टिक गई थी, गौतम, KSR और गीता जी। ये बातचीत दिखने में तो आम लग रही थी, पर इन कहे हुए शब्दों के पीछे छुपा हुआ मतलब असलियत से बहुत अलग था। इधर जेट में 4 घंटे बीत चुके थे, मानो समय इधर जेट की गड़गड़ाहट में खो गया हो। लेकिन मायरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें उन फाइलों पर गड़ी थीं, जिन्हें वह बार बार पलट पलट कर देख रही थी, जैसे उनमें कोई अनसुलझा रहस्य छिपा हो। आखिरकार वह खींच उठी। एक जोरदार क्रूर पट की आवाज के साथ उसने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर फेंक दी। उसका मूड बिल्कुल खराब हो चुका था क्योंकि उन फाइल में उसे कुछ नहीं मिल रहा था। मायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पैरों को मेज पर टिकाया और सिर को सीट से टिकाकर एक गहरी सांस ली। तभी काशिश पास आए। बॉस, क्या आप कॉफी लेंगी? उसकी आवाज में एक दबी हुई चिंता थी। हम, मायरा ने आंखें खोले बिना ही भारीपन से कहा, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी, बिना चीनी। कशिश ने उसे बेसी ही कॉफी दी। कॉफी का प्याला थामकर मायरा ने अपनी नजरों के सामने बिखरी उन फाइलों को देखा और एक घूंट लिया। गर्म कड़वी कॉफी उसके गले से उतरते ही उसने अपनी निगाहें काशिश पर डाली।
एक बात बताओ काशिश, उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। अब राठौर फैमिली का प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर हुआ है? काशिश ने उसकी बात पर सोचते हुए से उत्तर दिया, बॉस, आपके दादाजी ने अभी पूरी तरीके से नहीं, पर हाँ बिजनेस में उन्होंने हर किसी को उसका हिस्सा दिया, इतना कि कोई बाद में यह न कह पाए कि उसे कम मिला। वह नहीं चाहते थे कि आने जाकर उनके बेटों के बीच कोई लड़ाई हो, और काफी कुछ उन्होंने अभी भी अपने पोती पतियों के लिए बचा कर रखा है। मायरा ने कॉफी का दूसरा घूंट लिया। ओके, तो इस समय सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? उसकी आवाज अब ठंडी और गन्नात्मक थी। बॉस, अगर जाहिर तौर पर देखा जाए तो आपके डैड के पास, क्योंकि वो उनकी कंपनी के सीईओ हैं, सबसे ज्यादा काबिल, और जो काबिल होता है उसे ही ये पद मिलता है। आपके बड़े पापा को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और मिस्टर मनीष बिजनेस में अच्छे हैं, पर आपके डैड के जितने नहीं। इतना बोलकर काशिश चुप हो जाती है। वो मायरा के पिछले सवालों की गहराई में खोई थी। बॉस, काशिश ने धीरे से पूछा, आप कुछ ढूंढ रही हैं? मायरा ने अपनी आंखें काशिश पर कर दी और गहरी और गंभीर हाँ, मायरा ने धीमी किंतु कठोर आवाज में उत्तर दिया। कोई है, छिपा हुआ है, बहुत समय से। शायद उसे यह छुपन छुपाई बहुत पसंद है, इसलिए 4 लोग हैं, सब पर शक है, वजह सबके पास है। इनमें से किसी पर शक ज्यादा है तो किसी पर कम। तो बताओ, उसे कैसे ढूंढे हम? काशिश ने गहरी सांस ली, मायरा की बात का मर्म समझा। उसने अपने विचार बड़ी सावधानी से रखे। बॉस, अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान खुद को असली रूप से छुपाता है, वह सबके सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करता है, काशिश ने तर्क दिया। कहते हैं न, ज्यादा मीठा भी शहद के लिए हानिकारक हो सकता है। शायद हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो सतह पर सबसे निर्दोष या सबसे कम संदिग्ध दिखते हैं। शायद वही पर्दे के पीछे का खिलाड़ी हो। मायरा काशिश की बात सुन कॉफी का आखिरी घूंट लिया, प्याले को मेज पर रखा। उसने वापस आंखें बंद की, सिर सोफे से टिकाया। अब उसकी आवाज किसी फुसफुसाहट सी थी, जैसे वह अपने आप से बात कर रही हो। पैसा, प्रॉपर्टी, बदला, नफरत, बचपन। वह कुछ पल रुकी, फिर अत्यंत धीमी आवाज में उसने आगे कहा, शान, नाजायज, वीर, सौतेला, बिजनेस, गौतम, शांत, प्यारा भाई, दीप, बड़ा, बिजनेस। आह, कौन हो तुम? तू क्या मायरा डन पेगी इस इंसान को? कौन है ये नया खिलाड़ी? क्या वजह है इस नफरत की? क्या होगा अब आगे? मायरा इन न्यूयॉर्क, अभ्यम पर नजर। एक्स्ट्रा, अरे यार, तुम सब तो वीर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। गौतम भी तो हो सकता है, आखिर वह भी तो मनीष का बेटा है। और दीप, वह दीपा जी का बेटा है। लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि आप सबका अनुमान कितना सही है। तब तक अपना दिमाग दोहराओ। खैर, केएसआर ने मायरा को अपना वारिस बनाया क्योंकि यार, वह बिजनेस क्वीन है। मायरा में भी वह बात है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। वह इसकी हकदार है और इस बात को केएसआर से बेहतर कोई नहीं जानता। वेल, देखते हैं क्या और भी कोई कारण है इसके पीछे। अभी तो मायरा बस केएसआर की वारिस है, पूरी राठौर प्रॉपर्टी की नहीं। तो वह कौन होगा? आखिर केएसआर कब तक सीईओ की कुर्सी पर बैठे रहेंगे? अब तो नई पीढ़ी की बारी है। आगे न्यूयॉर्क। आखिरकार 15-16 घंटे की लंबी थका देने वाली जर्नी के बाद मायरा का जेट न्यूयॉर्क में लैंड होता है। ये सफ़र मायरा के लिए आसान नहीं था। एक एक सेकंड उसके लिए मुश्किल था। अपने प्यार से मिलने की तड़प, उस इंसान को ढूंढने की बेचैनी, हजारों सवाल उसके दिमाग में तैर रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि वह अपने 15-16 घंटे यूं ही बर्बाद नहीं होने देगी। उसने बार बार उन फाइलों को खंगाला, पुरानी चीजें पढ़ी जिन्हें काशिश ने पहले ही इकट्ठा करके जैक में रखा था। कुछ फाइलें वह केएसआर से लाई थी और कुछ राठौर मेंशन के पुराने वीडियोस। और इन सब में उसे पता चली कुछ नई चीजें। हाँ, आखिरकार वह खाली हाथ नहीं रही। इंसान को उसकी मेहनत का फल तो मिलता ही है। आपको यह आगे पता चलेगा कि मायरा को क्या क्या पता चला। खैर, जेट धीरे धीरे रुकता है और कुछ ही पलों में मायरा जेट से बाहर आती है। मायरा बाहर आकर एक लंबी अंगड़ाई लेती है। अंगड़ाई पूरी कर उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए और उसका चेहरा सामने साफ दिखा। मायरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और एक अलग ही चमक थी। मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाले और एक लंबी सांस लेकर फुसफुसाई, आई एम बैक बेबी, आई एम बैक। तुम्हारा चैन चुराने आ गई हूँ मैं, जाना, और तुम्हें चोट पहुँचाने वालों की जिंदगी उनसे छीनने। माया अब वापस आ गई है।
पहले से भी खतरनाक और ताकतवर, एक नए रूप में मायरा सिंह राठौर के रूप में। तभी पीछे से काशिश उसके पास आते हुए कहती है, बॉस कार रेडी है, चलें। मायरा ने स्माइल करते कहा, हम लेट्स गो। इतना कहकर मायरा कार के पास जाती है। एक सिल्वर कलर की फरारी वहां खड़ी थी, दरवाजा गार्ड ने पहले ही खोल दिया था। मायरा जाकर कार में बैठ गई और उसके बैठते ही काशिश आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी अपनी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। मायरा ने कार का विंडो खोल लिया था और उससे आती उस ठंडी हवा को वो महसूस कर रही थी। उसका एक हाथ कार की विंडो पर टिका था और दूसरे हाथ में उसका फोन था, जिसे वह गोल गोल घुमा रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने विंडो के बाहर देखते हुए काशिश से पूछा, क्या डैड की कारें हमारे पीछे हैं? काशिश ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, यस बॉस, सर की कारें हमारे पीछे हैं। वह लैंडिंग से ही हमारे पीछे थी। उन्होंने अपने बेस्ट गार्ड्स भेजे हैं। उन्हें डर है कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम न हो जाए और आपकी सेफ्टी के लिए। पर मायरा ने बीच में ही उसकी बात काटी थी और कहा, डिटर देम कार्स, और गाड़ी हमारे बेस की तरफ ले लो। उसकी आवाज़ में एक आदेश था। उद्धरण चिन्ह। काशिश ने हिचकिचाते हुए मायरा की तरफ देखा। उसकी चिंता जायज़ थी, लेकिन बॉस, अगर सर को पता चला तो? काशिश ने पूछा, और फिर उसने मायरा को आराम करने की सलाह दी, और आपने अभी इतनी लंबी जर्नी की, आपको पहले होटल जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। आपने प्लेन में भी बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। माटिरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक गहरी, मोहक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसकी आवाज़ में अब कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक आश्वस्त ठंडक थी। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उसने खिड़की के बाहर उड़ती हुई न्यूयॉर्क की इमारतों को देखा। और रेस्ट, उसने धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज़ में कहा, रेस्ट तो अब मैं सीधा अपनी जान की बाहों में करूँगी। उससे पहले मुझे कुछ काम खत्म करने हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा सारा टाइम सिर्फ मेरी बेबी का होगा। मायरा की मुस्कान गहरी हो गई। उसका हाथ अभी भी फोन को गोल घुमा रहा था। और डैड को पता चलता है तो चलने दो, फर्क नहीं पड़ता बॉस। काशिश ने एक और आशंका जाहिर की, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने इस कार में ट्रैकर लगाया हो, जिससे उन्हें आपकी लोकेशन मिलती रहे। मायरा उसकी बात सुन हल्का सा हंसते हुए कहती है, तुमने मेरे डैड को समझा क्या? ये कारें मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए नहीं, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। और उन्हें अच्छे से पता है मुझे अपने काम में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। इसलिए वो कभी ऐसा कि नहीं करेगी। तुम अब चुपचाप गाड़ी घुमाओ। काशिश ने उसकी बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत पीछे वाली कारों को चकमा देकर कार को बेस की तरफ बढ़ा दिया। केएसआर के गार्ड्स, जो मायरा की फरारी के पीछे थे, अचानक सामने से कार को गायब होता देख सहम गए। वे सब जानते थे कि उन्हें किसकी सुरक्षा में लगाया गया है, उनकी क्रूर डेविल बॉस की प्रिंसेस के लिए। और अगर उनकी बॉस की प्रिंसेस को एक खरोंच भी आई तो उनकी मौत पक्की थी। सबसे आगे वाली कार जल्दी से रुकी और बिना समय लगाए उस कार में बैठे हेड गार्ड ने केएसआर को फोन लगा दिया। सामने से केएसआर ने कॉल पिक किया और अपनी सख्त ठंडी आवाज में कहा, हाँ बोलो। गार्ड उनकी आवाज सुनकर कांप उठता है और हिम्मत कर बोलता है, वो बॉस, मैम की गाड़ी अचानक से सामने से गायब हो गई है। हम उनके पीछे ही थे पर अचानक पता नहीं कैसे। उसने इतना ही बोला था कि सामने से कॉल काट दिया गया। केएसआर, जो अपने केबिन में बैठे थे, गार्ड से बात करने के बाद अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत मायरा का नंबर डायल किया। 4-5 रिंग के बाद सामने से कॉल उठाते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे उनकी चिंता थोड़ी कम हुई हो। उधर मायरा आराम से सीट पर लीन थी। मुस्कुराते हुए वो कॉल पर कहती है, क्या हुआ डैड? आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। केएसआर, मायरा की इतनी बेपरवाह और आलस से भरी आवाज सुनकर अपना सिर सहलाने लगते हैं। कहाँ हो तुम? मायरा ने उसी तरह से जवाब दिया, कुछ पर्सनल काम था, बस उसी को करने जा रही हूँ। केएसआर ने पूछा, तो गार्ड्स को पीछे आने क्यों दिया? बोला न, पर्सनल काम था, मायरा ने दोहराया। इस बार उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी। केएसआर अपना सिर सहलाते रहे। उन्होंने मायरा को समझाते हुए कहा, मायरा, तुम्हारा ऐसे अकेले जाना इज नॉट सेफ। कोशिश करो समझने की। मायरा ने अब विंडो से बाहर देखते हुए कहा, ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड। पर आप भी समझिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और आई डोंट लाइक डिस्टर्बेंस। और मुझसे बात करने से अच्छा आप अपनी बीवी के साथ डेट पर जाए। ओके बाय डैड। इतना बोलकर मायरा ने बिना और कुछ सुने कॉल काट कर देती है।
दूसरी तरफ KSR कॉल कटने के बाद फोन को अपने हाथ में लिए उसे घूर रहे थे, जैसे ऐसा करके वह अपनी बेटी को डरा देंगे। खैर, फिर उन्होंने गार्ड को फोन करके बोल दिया कि अब वे होटल जाएं, मायरा भी वहीं पहुंच जाएगी। करीब 1 घंटे बाद मायरा की फरारी उसके बेस के बाहर रुकती है। कार के रुकते ही मायरा तेजी से बाहर निकलती है और सामने बने उस विशाल घर के अंदर चली जाती है। यही वह जगह थी जहां से मायरा ने MA गैंग की शुरुआत की थी। मायरा शान से अंदर चलती हुई जाती है, काशिश उसके पीछे पीछे थी। मायरा के अंदर आते ही अंदर मौजूद गार्ड्स ने सिर झुकाकर उनका स्वागत किया, जैसे भारत में किया था। सब वैसा ही, बस जगह और लोग बदल गए थे, पर उनकी बॉस अब भी वही थी, क्रूर डेविल। काशिश जो उसके पीछे थी, वह पहली बार इस जगह आई थी। ये जगह मायरा के इंडिया वाले बेस से 4 गुना ज्यादा बड़ी थी और यहाँ के लोग भी उसे ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और मायरा भी यहाँ आकर उसे बहुत अलग लग रही थी। हाँ, उसने उसका वह खतरनाक अंदाज देखा था जब उसने दियो और रोहित को मारा था, पर अब मायरा उसे और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एक अजीब सी जमा देने वाली ठनक का एहसास उसे महसूस हो रहा था। वह मायरा के पीछे पीछे चलते हुए एक कमरे के बाहर आकर रुकती है। मायरा ने अपनी आंखें स्कैन की, शायद रेटिना स्कैनर से, और कमरा खुल गया। मायरा अंदर गई और काशिश तो अंदर का नज़ारा देखकर सदमे में रह गई। एक बहुत बड़ा कमरा पूरी तरह से सफ़ेद रंग से पुता हुआ था, जिसमें 30-35 लोग अलग अलग कुर्सियों पर या तो बैठे थे या रस्सियों से लटके हुए खड़े थे, बंधे हुए। मायरा जाकर सीधा काउच पर बैठ जाती है। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह तेज थीं। एक गार्ड आकर बोलना शुरू करता है, बॉस, ये वो लोग हैं जिन्हें मिस्टर ए अभियान के आसपास से पकड़ा है। ये सब मिस्टर ए पर नज़र रखे हुए थे। इनके पास ये देखिए, मिस्टर ए और उनकी फियांसे की फोटोज भी मिली हैं। ये सब पिछले 6 महीने 1 साल से ये सब कर रहे हैं। इन्हें देखकर कोई शक नहीं करेगा बॉस कि ये किसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बिल्कुल आम लोगों की तरह होती है। मायरा उसकी बात सुन सामने पड़ी तस्वीरों पर नजर डालती है। एक तस्वीर उठाती है अभियान और माया एक दूसरे में खोए हुए। माया उसे प्यार से किस कर रही थी। उनके घर की तस्वीर थी ये। मायरा उस तस्वीर को एक पल देखती है, फिर उसे किनारे रख अगली तस्वीर देखती है। उसकी आंखें एक तस्वीर पर टिक जाती है, वही कार, उसी पल की जब उसमें धमाका हुआ था। मायरा की आंखों में खून उतर आता है। गुस्से से उसका हाथ कांप जाता है। जिस मुट्ठी में वह तस्वीर थी, वह उसे इतनी जोर से भींचती है कि तस्वीर का कचूमर बन जाता है। उसके दिमाग में एक ही तूफान था, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया? मैं अपनी जिंदगी में इतनी रिलैक्स कैसे हो गई कि यह सब होता रहा और मुझे पता ही नहीं चला। उसका चेहरा ऊपर उठता है, लाल आंखें सामने बंधे हुए लोगों पर टिकी थी। आंखों में हल्की सी नमी थी, पर गुस्से की आग उस नमी को जला रही थी। गर्दन की नसें साफ उभर आई थीं। मायरा अपनी जगह से किसी बिजली की तरह उठती है और सीधा जाकर एक औरत की गर्दन दबोच लेती है। ये औरत, जो उसके विला में गार्डनिंग का काम करती थी, अब मायरा की बेपनाह ताक में छटपटाने लगती है। मायरा की पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंड में उस लेडी की सांसें घुटने लगी। कई दिनों की भूख प्यास ने वैसे भी उसकी जान निचोड़ दी थी। उसकी आंखें बाहर आने को हो रही थीं। मायरा अपनी पकड़ को और कसती हुई उसके चेहरे पर झुककर दहाड़ते हुए कहती है, क्यों किया ऐसा? क्यों? उस औरत की आंखें बंद होने लगी थी, फिर भी उसने उन्हें खोला और एक खतरनाक, मक्कार मुस्कान के साथ मायरा को देखा और कहा, मार देंगे। वो उसे मार देंगे, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड को मारा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कौन है ये औरत? कैसे टा निकला मायरा को इन लोगों के बेअमी? क्या करेगी मायरा अब इन सब के साथ? कौन मर देगा मायरा को? इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। मायरा उस लेडी की बात सुन अपनी पकड़ ढीली करती है और एक खतरनाक हंसी हंसती है, एक ऐसी हंसी जो कमरे की हवा में जहर घोल देती है, हद से ज्यादा भयानक। अच्छा, तुझे क्या लगा उसे मारना इतना आसान है? और क्या तुझे सच में लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी आसानी से मर गई? मायरा की हंसी सुनकर वो औरत कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखती है। मतलब उसकी वो गर्लफ्रेंड मर चुकी है। बहुत शातिर थी वो, हर चीज को 2 बार चेक करती थी। पर हमारे बॉस से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। मायरा एक ठंडी, रूह जमा देने वाली मुस्कान के साथ अपने आंखों से सनग्लासेस उतारती है और उस लेडी की कांपती आंखों में देखती है। ओ, कितनी भोली हो तुम, केलिसा आंटी। आपको क्या लगा कि मैं माया इतनी आसानी से मर जाऊंगी? च कितना बुरा हुआ। अब क्या करेगी आप? कैसे बताएंगी अपने बॉस को कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहा है, वो तो जिंदा है?
मायरा की आंखों की चमक से उस औरत की रूह तक पहुंच जाती है। उस औरत का चेहरा और पीला पड़ जाता है। एक असहनीय दर्द जो अब तक छुपा था, उसकी आंखों में साफ झलकने लगता है। वह हकलाते हुए, ये, नहीं, नामुमकिन है, तुम नहीं, वो नहीं हो। पर मायरा गुस्से में उसके गालों को दबोचते हुए, उसकी आंखों में खून बनकर उतर आती है। जब तक माया जिंदा है, तब तक सब मुमकिन है। और मैं वही हूँ, वही जिसने आपको पैसे दिए थे, जब आपने कहा था आपके बेटा की बीमारी याद आया। मायरा की बात सुन वो औरत तेजी से कांपने लगती है। मायरा गुस्से से अपनी लाल आंखों के साथ, बताओ, कौन है इसके पीछे? मुझे पता है इन सबको कुछ नहीं पता, पर तुम जानती हो कुछ, इसीलिए बताओ, क्यों अपनी मौत को और दर्दनाक बना रही हो? वो औरत अब सिसकियां लेने लगती है। वो हमारा बॉस है, हम कुछ नहीं बता सकते। मायरा आवाज में एक धार, वही बॉस जो तुम्हें हर पल मार रहा है, जिसके पास तुम्हारा परिवार कैद है, उसी को बचा रही हो तुम। उस औरत की आंखें ये सुनते ही हैरत से बड़ी हो जाती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम्हें कैसे पता? लेस देन मायरा उसकी बात पर एक अदृश्य, शैतानी मुस्कान के साथ, तुमने क्या सोचा, सिर्फ तुम ही होशियार हो? कुछ पल उस रूम में एक भयावह शांति छा जाती है। फिर उस शांति को चीरते हुए उस औरत की कांपती हुई आवाज आती है, वो आपको और अभियान सर को मारना चाहता है। मायरा, क्यों? वो औरत, वजह एक नहीं है। पहली, उस अटैक से आपने KSR को बचाया। वो, मायरा बीच में टोककर, आवाज में अब खुलासा था, पर वो अटैक इंडिया से किसी ने कराया था उन पर। उससे इसका क्या लेना देना? हाँ, मायरा को ये पता चल गया था कि 3 साल पहले KSR पर वो अटैक इंडिया से कराया गया और वो किसी और ने नहीं, मनीष ने कराया था। ये बात मायरा को तब पता चल गई जब उसे मनीष के बारे में पता चला था। वो औरत उसकी बात सुन कहती है, इंडिया में हमारे बॉस की कोई बहुत खास है, अक्सर हमारे बॉस उससे बात करते हैं। दूसरी वजह, उस अटैक की वजह से KSR सर और अभियान सर ने गुस्से में हमारे बॉस का बहुत नुकसान कर दिया, बहुत ज्यादा। मायरा आंखें सिकोड़कर अब वह पूरी सच्चाई चाहती थी। तीसरी वजह, वो औरत सांस लेने के लिए हांफती हुई अपनी बात पूरी करती है। तीसरी वजह, जिस जगह पर आपका ऑर्फनेज वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जगह हमारे बॉस को चाहिए थी। और ऐसी बहुत सी डील्स हैं जो हमारे बॉस को चाहिए थी, पर आपने और अभियान सर ने ले ली, जिस वजह से उन्हें बिजनेस में लॉस होने लगा। और इसका इफेक्ट उनके अवैध बिजनेस पर भी पड़ा। आप नहीं जानती शायद, पर अभियान सर जानबूझकर हमारे बॉस को टारगेट कर रहे हैं। वो दोनों बहुत बड़े बिजनेस राइवल्स हैं। इतना बोलकर वो लेडी चुप हो जाती है। वही मायरा उसकी सारी बातें सुन अपनी आंखें बंद कर लेती है। आह, ये सब इतना उलझा क्यों है? पर अचानक मायरा के चेहरे के भाव बदलते हैं, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वह घूमकर उस औरत की तरफ देखती है और कहती है, अभियान का राइवल? मतलब माइकल? ये सब माइकल कर रहा है? क्या तुम माइकल की बात कर रही हो? वो लेडी अपना सिर हाँ में हिला देती है। मायरा तेजी से, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो लेडी, नहीं, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मैं क्या? कोई नहीं जानता वो कहाँ है, कौन है, क्या है? किसी को नहीं पता उसके रहने के बारे में। मायरा, मतलब? वो लेडी, मतलब मैं पहले उसके घर में काम करती थी, पर वह बहुत कम वहाँ आता। मैंने खुद उसे 4 सालों में बस 3 बार देखा था वहाँ आते हुए। वो अपना चेहरा हमेशा ढक कर रखता है। मायरा, क्या? कुछ नहीं उसको पहचानने के लिए? वो लेडी थोड़ा सोचते हुए, ज्यादा तो नहीं पता। हाँ, पर एक चीज जो मैंने देखी, उसकी पीठ, हाँ, उसकी पीठ पर एक अजीब सा हरी आंखों वाला एक टैटू बना था। इतना बोलते ही वो लेडी जोर जोर से सिसकने लगती है। मायरा उसे एक नज़र देखती है, फिर गार्ड को कुछ इशारा करती है, शायद उसे चुप कराने या हटाने के लिए। फिर खुद खिड़की पर जाकर अपने दोनों हाथ टिकाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में अभी जो उसे पता चला था, वह चल रहा था। और पता नहीं क्यों, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब आपस में जुड़ा है। जरूर, वो अभियान और मायरा अलग अलग हो सकते हैं, पर उसे गट फीलिंग आ रही थी कि सबके दुश्मन आपस में जुड़े हैं। मायरा अपनी जगह से पलटती है, एक बार रूम में मौजूद सारे लोगों को देखती है, फिर अपने एक आदमी को देखकर कहती है, मैंने जो पेपर्स रेडी करने को कहा था, हो गए। वो आदमी मायरा की बात सुन जी बॉस करके कुछ पेपर्स मायरा के हाथ में दे देता है। मायरा एक एक पेपर को ध्यान से पढ़ती है, फिर सामने टेबल पर फेंकती हुई उन बंधे हुए लोगों की तरफ देखकर कहती है,
ये ऑर्गन डोनेशन के पेपर्स हैं। इन सब पर तुम लोगों को साइन करना है, इसीलिए चुपचाप साइन कर देना। इतना बोल मायरा वहां से निकलने लगती है, पर पीछे से बंधे हुए लोगों में से एक आदमी अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, हम नहीं, हम किसी पेपर पर साइन नहीं करेंगे, हमारा बॉस हमें बचा लेगा। उस आदमी की बात सुन मायरा के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान आ जाती है। मायरा मुड़कर उस आदमी की तरफ देखे बिना हंसते हुए कहती है, रियली? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो कमीना बॉस तुम्हें बचा लेगा? हाँ हाँ, तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। मायरा उनकी तरफ घूमती है। उसकी आवाज अब गहरी और भयानक थी। शायद तुम नहीं जानते, पर 1-2 दिन में तुम सब वैसे भी मरने वाले हो। उसने, माइकल, खुद ही तुम्हारे शरीर में एक ऐसा जहर इंजेक्ट किया है जिसे अगर समय पर उसकी डोज न मिले तो कुछ ही समय में तुम सब मर जाओगे। ये बात मायरा के लोगों ने पहले ही उसे पता करके बता दी थी। वो आगे कहती है, इसीलिए अगर आसान मौत चाहते हो तो चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर देना, कम से कम किसी का भला तो हो जाएगा। मायरा उनकी आंखों में झांकती है और अपनी आवाज को धीमी पर जहरीली कर देती है, और अगर नहीं तो तुम सब सोच भी नहीं सकते कि डार्क डेथ के हाथों से मरना कितना दर्दनाक होगा। मायरा की आखिरी बात खत्म होने तक कमरे में एक अजीब ही तनाव हो गया। सब अपनी जगह पर खड़े खड़े ही कांप गए थे। डार्क डेथ मतलब मौत से भी ज्यादा बुरी मौत। वही मायरा इतना कहकर बिना पीछे पलटे हुए उस कमरे से चली जाती है। रात की खामोशी और बीती यादें। नाइट साइड होटल, नाइट साइड होटल। सुबह के 3 बजे मायरा अपने बेस से सीधा यहाँ अपने होटल रूम में आ गई थी। वह अपने होटल रूम की बालकनी में बैठी थी, बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसके एक हाथ में वाइन थी जिसे वह थोड़ी थोड़ी देर में पी रही थी। मायरा उस खुले आसमान को देख ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहती है, बस कुछ घंटे और फिर तुम मेरे होगे, मेरी आंखों के सामने। क्या तुम मुझे पहचान पाओगे अभी या नहीं? कैसा होगा तुम्हारा रिएक्शन, ये जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत परेशान होगे क्योंकि इतने समय मैंने तुमसे बात भी नहीं की। इतना बोल मायरा एक गहरी सांस लेकर उसी सोफे पर लेट जाती है और धीरे से कहती है, क्या करूँ जान? ये सब बहुत उलझा है और मैं बस तुमसे मिलने से पहले कुछ चीजें सॉर्ट करना चाह रही थी। जान, तुम और मैं तो जानते ही नहीं थे कि हमारे आसपास रहने वाले लोग ही हमें धोखा दे रहे थे। सच में, ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी। पर फिर भी, इस बुरी दुनिया में मुझे तुम मिले। तुम मुझे तब मिले जब मैं खुद को भी नहीं जानती थी, सब भूल गई थी मैं। इतना बोल मायरा हंस देती है। जब भी तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें न जाने कब से जानती हूँ। एक सुकून मिलता है तुम्हें देखकर, एक राहत मिलती है। उस दिन जब हमारी कार ब्लास्ट हुई, मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी मैं कितना डर गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। दूसरी तरफ अभियान का विला। अभियान, वह भी अपनी बालकनी में खड़ा था। शायद उसे भी आज नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपने हाथों में पकड़े फोन को देख रहा था और आखिर में वह अपने फोन को सोफे पर फेंक रूम में चला जाता है। रूम में सामने वाली दीवार पर माया की एक बड़ी सी फोटो लगी थी। अभियान बेड पर सीधा लेट जाता है और इस फोटो को देखते हुए कहता है, कहाँ हो तुम माया? कब से तुमने मुझसे बात नहीं की है? पता नहीं आज मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे आसपास ही हो। अगर तुम पास हो माया तो जल्दी आ जाओ प्लीज। उसकी आवाज में एक गहरी बेचैनी और इंतजार था। वह नहीं जानता था कि जिस माया को वह अपनी आंखों के सामने चाहता था, वह मायरा बनकर चंद घंटों की दूरी पर न्यूयॉर्क में ही मौजूद थी और आज सुबह उससे मिलने आ रही थी। अगले दिन सुबह 8 बजे न्यूयॉर्क। काशिश, जो मायरा के रूम के बाहर खड़ी थी क्योंकि मायरा ने उसे बुलाया था। काशिश रूम नॉक करती है। अंदर से मायरा की आवाज आती है, आ जाओ काशिश। काशिश अंदर जाती है और रूम का हुलिया देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि मायरा ने पूरे रूम का हुलिया ही बदल दिया था। पूरे रूम में मायरा के कपड़े बिखरे पड़े थे और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक पूरी तरह से उथल पुथल का दृश्य था। काशिश ये नज़ारा देख मायरा को देखकर कहती है, ये क्या बॉस, आप ये क्या कर रही हैं? मायरा उसकी बात सुन उसे कुछ ड्रेसेस दिखाते हुए, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये सूट मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा या ये वाला? काशिश उसकी बात सुन कंफ्यूजन में, बॉस आप कुछ भी पहन ले, सब में अच्छी लगती हैं। पर बॉस आप ये क्यों पूछ रही हैं? और आप इतना क्यों तैयार हो रही हैं? मायरा उसकी बात सुन, हाँ वो तो है, मैं सबसे अच्छी लगती हूँ। फिर अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए, हमें मीटिंग के लिए जाना है न, इसीलिए
काशिश, पर बॉस, वो तो एक बिजनेस मीटिंग है, बाकी मीटिंग की तरफ तो आप। मायरा उसकी बात बीच में काटते हुए, ये बाकी मीटिंग की तरह नहीं है, ये खास है, अब तुम जाओ जल्दी। और मायरा फिर काशिश को कुछ समझाती है और खुद तेजी से तैयार होने लगती है। कुछ समय बाद एक कारों का काफिला अभियान के ऑफिस के बाहर आकर रुकता है। बीच में मायरा की चमचमाती फरारी, उसके पीछे 3 गाड़ियां गार्ड्स की और 3 आगे। कार रुकते ही गार्ड जल्दी से जाकर फरारी का गेट खोलता है और मायरा बाहर आती है। मायरा एक अलग ही रौब और एलिगेंस से चलते हुए अंदर जाने लगती है। रास्ते में जो भी उसे देख रहा था वही थम जा रहा था, क्योंकि वह आज इतनी खूबसूरत और शानदार लग रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। आज उसने एक मॉडर्न एंड सिंपल आधुनिक परिधान पहना हुआ था, जिसमें एक ब्राउन या कॉफी रंग का बेल्टेड ब्लेजर था। ब्लेजर के नीचे उसने एक ब्लैक हाई नेक या टर्टल नेक टॉप पहना था, जिसके साथ ब्लैक शॉर्ट्स थे। उसके पैरों में लंबे, शायद घुटने तक के, स्टडी हील वाले ब्लैक बूट्स थे, जो उसके कदमों में एक खास तरह का आत्मविश्वास भर रहे थे। उसके कंधे पर एक ब्लैक शोल्डर बैग था, जिसमें एक विशिष्ट सिल्वर या गोल्ड चेन स्ट्रैप और बकल डिटेल थी, जो पूरे लुक को एक सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत टच दे रही थी। आज वह बहुत खूबसूरत, क्यूट लग रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर मास्क था, पर उसकी वो हरी आंखें किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। आज उसकी चाल में एक अलग ही एटीट्यूड था। वह एक परफेक्ट सीईओ लग रही थी, जो न सिर्फ अपने बिजनेस की जिम्मेदारी उठाती है, बल्कि हर कदम पर अपना अधिकार भी जताती है। उसका हर अंदाज बता रहा था कि वो कौन है और उसकी पावर क्या है। तो कैसा होगा अभ्यम का रिएक्शन मायरा को देखने के बाद? क्या अभ्यम पहचान पाएगा मायरा को? क्या होगा अब आगे? मायरा अभियान आम सामने। इंतजार, ये सिर्फ समय का कटना नहीं है, ये धड़कनों का थम जाना है। मायरा अभियान के ऑफिस की मीटिंग में बैठी थी। उसके दिल की धड़कन ढोल की तरह बज रही थी, मगर उस शोरगुल में भी एक मादक सा नशा घुला हुआ था। उसकी बेचैन निगाहें मीटिंग रूम के दरवाजे पर टिकी, कभी वह उस बंद दरवाजे को देखती, कभी अपने हाथ में बंधी घड़ी को। हर गुजरता पल उसे सदियों जैसा भारी लग रहा था। मन में अनगिनत सवाल हिलोरे ले रहे थे, बहुत सी बातें जुबान तक आ रही थी, मगर होंठ सिल चुके थे। ये जानने की बेताबी थी कि जब वह आएगा तो क्या उसकी आंखें उसे पहचान पाएंगी, क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी। वहीं उसके पास बैठी कशिश उसे अजीब नजरों से देख रही थी। आज मायरा उसे समझ नहीं आ रही थी। मायरा के हाव भाव, उसका व्यवहार, आज सब कुछ बहुत अलग था। मायरा ने उसे सुबह सुबह ही अपने कमरे में बुलाकर पूछा था कि वह क्या पहने, फिर उसे ताज़े फूल लाने के लिए भेज दिया। आखिर बॉस के दिमाग में चल क्या रहा है? इतना सोचकर कशिश ने मायरा की तरफ देखा, जो उस गुलदस्ते के फूलों को बेहद प्यार से देख रही थी और कभी उन्हें सूंघ रही थी। जब कशिश से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मायरा को देखकर कहा, बॉस, अब ये क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसी नहीं थी। अभियान के ख्याल में खोई मायरा कशिश की बात से अपने विचारों से बाहर आए और उसकी तरफ अपनी भौहें सिकोड़ते हुए देखा। मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? बॉस, आज आप कुछ बदली बदली लग रही हैं। जो मायरा सबको इंतजार कराती थी, आज मीटिंग शुरू होने से 30 मिनट पहले ही आकर मीटिंग रूम में बैठ गई और बिना किसी शिकायत के चुपचाप इंतजार कर रही हैं। बॉस, आप ऐसी तो नहीं थी। मायरा ने उसकी बात को टालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए जल्दी आ गई, कहीं हमें ट्रैफिक न मिल जाए और हम देर न हो जाएं। कशिश ने पूछा, तो क्या हुआ बॉस, अगर हम थोड़ा लेट हो भी जाते तो? उन फूलों को देखते हुए मायरा ने कहा, नहीं, अब तो देर नहीं करनी चाहिए। पहले ही मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ अभियान की कार भी ऑफिस के बाहर आकर रुकी। अभियान ने अपने कोट के बटन बंद किए और एक ठंडा भाव लिए ऑफिस के अंदर जाने लगा। रास्ते में मिले स्टाफ ने उसे ग्रीट किया, पर बिना किसी प्रतिक्रिया के वह लिफ्ट में चढ़ गया। उसका असिस्टेंट जो उसके साथ था, उसने बताया, सर, आज आपकी के.एस.आर. के साथ मीटिंग थी, पर के.एस.आर. सर की जगह उनकी बेटी आई है इस मीटिंग के लिए, और वह अपना 30 मिनट से मीटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं। अभियान की आंखें अपने असिस्टेंट की बात सुनकर कुछ गहरी हो गईं। उसने अपने हाथ पॉकेट में डाले और सर्द आवाज में कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं किसी फीमेल के साथ मीटिंग नहीं करूंगा? जिसके साथ मीटिंग फिक्स थी उसे बुलाओ, नहीं तो कैंसिल कर दो। इतना बोलकर अभियान अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहीं उसका असिस्टेंट उसकी बात सुनकर सदमे में चला गया और सर करके उसके पीछे हो लिया। वहीं मीटिंग रूम में बैठी मायरा, जिसका सब्र अब जवाब दे रहा था, उसने कशिश को देखकर कहा, एक बार चेक करो,
और कितना लगेगा उन्हें आने में। इतना बोलकर वह खुद उस फूलों के गुलदस्ते को उठाकर खिड़की के पास चली गई। यह इंतजार है जो कहता है बस अब और नहीं सहा जाता, आ जाओ। कशिश ने उसकी बात मानकर अपना फोन उठाया और यस बॉस कहकर कैबिन से निकल गई। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि कैबिन का दरवाजा खुला और 3 परछाइयां कैबिन के अंदर आईं। कशिश आगे, उसके पीछे अभियान का असिस्टेंट और उन दोनों के पीछे अभियान। कैबिन में आते ही अचानक अभियान की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसका हाथ अपने आप ही अपने दिल पर चला गया और वह जहां खड़ा था वहीं जमकर ठिठक गया। उसकी नज़र सामने गई, सामने एक लड़की अपनी पीठ किए खड़ी थी। उसके एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और दूसरे हाथ में फ़ोन, जिस पर वह शायद किसी से बात कर रही थी। जी हाँ, वह मायरा थी जो माही जी से बात कर रही थी। पर अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका छूकर चला जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धड़कन जो पहले ही तेज थी वह और बढ़ जाती है। जिस हाथ में उसका फ़ोन था उस पर उसकी पकड़ कस जाती है। आंखें बंद हो जाती हैं। एक एहसास में लब धीरे से हिलते हैं। अभी मायरा ने ये कहा ज़रूर धीरे था, पर शायद अभियान के दिल ने ये सुन लिया था। उसकी आंखें बाहर आ गई थीं। आंखों की बेचैनी बढ़ चुकी थी और जब वह खुद को और नहीं रोक पाया तो साइड से जाकर मायरा को पीछे से गले लगा लेता है। उसकी पकड़ बहुत तेज थी। वह एहसास, वह खुशबू जिसका इंतजार उसे न जाने कब से था, वह आज उसे मिल चुकी थी। वक्त मानो दोनों के लिए ठहर गया हो, हवा थम गई हो। मायरा की आंख से एक आंसू निकलकर गिर जाता है, पर वह अभियान के हाथ पर अपना हाथ नहीं रखती। कशिश और अभियान का असिस्टेंट सदमे में अपनी जगह जमकर खड़े थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए थे, पर वो दोनों जैसे इस दुनिया में थे ही नहीं। अभियान अब भी मायरा को गले लगाए हुए खड़ा था और मायरा उसकी बाहों में शांत स्थिर। फिर कुछ पल बाद मायरा धीरे से अभियान की बाहों में घूमी। अब दोनों आमने सामने थे। देख अभी भी नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों के चेहरे पर मास्क था। अभियान की गहरी काली आंखें मायरा की उन गहरी हरी आंखों से मिली और फिर वह उनमें खोने लगता है। उसकी आंखों में नमी थी जो अब उसके गालों तक सरक कर आ गई थी। मायरा उस आंसू को देख अपनी मुट्ठी बीच लेती है और धीरे से अपनी उंगली बढ़ाकर उसके मास्क को हटाती है और उसके गाल पर बहुत प्यार से सहलाते हुए उस आंसू को साफ करती है। वहीं मायरा के स्पर्श से अभियान की आंखें सुकून में बंद हो जाती हैं। मायरा बस अभियान को देख रही थी, जैसे वह इतने दिनों की कसर आज ही एक बार में देखकर पूरी कर लेगी। कुछ पल बाद अभियान को जब एहसास होता है कि मायरा ने उसे हग बैक नहीं किया, तो वह अपनी आंखें खोलता है। वह मायरा को देखता है। उसके चेहरे पर मास्क देखकर उसे पता नहीं, अचानक अजीब सी बेचैनी होती है। वह अब मायरा को देखना चाहता था। कितना समय हो गया था मायरा को उसने नहीं देखा, और इसी बेचैनी को दूर करते हुए वह अपने हाथों से उसका मास्क हटाने लगता है, पर पता नहीं क्यों उसके हाथ बहुत कांप रहे थे। उसके सिर पर पसीने की बूंदें थीं। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर भी वह उसका मास्क हटाता है और मास्क हटते ही उसका हाथ एक झटके से नीचे हो जाता है, जैसे उसमें जान ही न बची हो। धड़कन एक पल मानो रुक जाती है, गला सूख जाता है और हड़बड़ी में वह अपने कदम पीछे लेने लगता है। मायरा के चेहरे को देखते ही अभियान का दिल इस कदर टूट गया कि मानो उसे गहरा सदमा लगा हो। अभियान के कदम इतने लड़खड़ाए कि वह गिरने को हुआ, पर इससे पहले ही मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वह सीधा जाकर मायरा के ऊपर गिरा और मायरा दीवार से जा लगी। उसकी आंखें मायरा के चेहरे पर टिकी थीं। ये वह नहीं, वह चेहरा जो उसने हजारों बार देखा था, जिसका स्पर्श उसके रोम रोम में बसा था, वह सामने नहीं थी। आंखों का हरा रंग, होठों की बनावट, गालों का मुलायम स्पर्श, ये सब माया के समान था, पर वह माया नहीं थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और निराशा की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसने उसके बर्फीले एक्सप्रेशन को भी तोड़ दिया। सामने खड़ी मायरा, जो ये सब होते हुए देख रही थी, उसने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखा और धीमे से कहा, तुम ठीक हो? मायरा की बात सुन अभियान उसकी तरफ अपनी भरी आंखों से देखता है। ये स्पर्श, सब कुछ इतना जाना पहचाना था कि एक पल के लिए अभियान को लगा कि उसने शायद गलती की होगी। वह अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोलता है, क्योंकि उसकी खुशबू, उसका एहसास, जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था, तो आज उससे गलती कैसे हुई? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार कौंध रहा था, ये कौन है? वह कहाँ है? ये वह नहीं। मायरा उसकी ऐसी हालत देख उसे धीरे से गले लगाती है और उसकी पीठ पर सहलाते हुए बहुत प्यार से कहती है, शांत हो जाओ। पर अभियान झटके से पीछे हट जाता है। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगता है,
पर मायरा उसे खुद से ज्यादा दूर जाने नहीं देती। वह उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसका चेहरा मायरा के चेहरे के पास आ जाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली थीं, नाक आपस में छू रही थी। वह अपनी काली, बेताब आंखों से कन्फ्यूजन से मायरा को देखता है। तुम माया नहीं हो, तुम कौन हो? मायरा उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखती है और अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीमे से कहती है, क्या सच में तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं मायरा सिंह राठौर, कुश और माही सिंह राठौर की बेटी। इतना कह मायरा अपना चेहरा उसके सामने करती है। वहीं मायरा का जवाब सुन अभियान के चेहरे के भाव कुछ बदलते हैं, पर वह उन्हें जल्दी ही सामान्य कर लेता है। पर मायरा उन्हें बखूबी देख लेती है। एक आखिरी उम्मीद, जो शायद अभियान को थी कि शायद ये उसकी माया है, वह टूट जाती है और उसकी आंखों से 2 आंसू गिर जाते हैं, पर वह उन्हें जल्दी साफ कर लेता है। वह अपनी मुठियां भींच लेता है और मायरा को देखकर सर्द आवाज में कहता है, छोड़ो मुझे। मायरा अभ्यम के बिग क्रैब। अभियान की बात सुन मायरा स्माइल करती है और उसकी बात को इग्नोर कर वह उसकी टाई को पकड़कर थोड़ा और पास करती है, जिससे अभियान उसके और पास आता है। मायरा उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहती है, ऐसे कैसे? एक बार मायरा जिसे पकड़ लेती उस तो वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, और तुम तो मेरी चाहत हो तो तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कह वह उसे पलटकर दीवार से लगा देती है और खुद उससे लगकर खड़ी हो जाती है। अभियान, जिसने शायद अपने ओवरफ्लो हो रहे इमोशंस को काबू कर लिया था, वह मायरा की इस हरकत पर गुस्से से उसे देख अपनी सर्द और कोल्ड आवाज में कहता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे, दूर हटो और बंद करो अपनी बकवास। पर मायरा एक डेविल स्माइल कर उसके और पास आते हुए कहती है, अरे ये तो गलत न। जब तुम्हारा मन किया तब तुमने मुझे गले लगा लिया, और जब मन भर गया तब दूर हटने को कह रहे हो। हमारे भी कुछ अरमान है, उनका क्या? इतना बोल मायरा अपनी एक उंगली अभियान के दिल वाली जगह पर कोट के ऊपर रखती है और वहां टैप करते हुए कहती है, या फिर तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूना गलत होता है? और तुमने तो सीधा मेरा दिल चु लिया। आह बड़ी सख्त है तुम्हारी ये बाहें। इतना कह मायरा डेविल स्माइल करने लगती है। वही अभियान उसकी बात सुन अपने जबड़े कस लेता है और गुस्से में उसके हाथ को झटक कर कहता है, स्टॉप योर नोसेंस एंड आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कोई और है, इसलिए मैंने तुम्हें टच किया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बेवजह छूने का। इतना बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी और आंखें लाल। पर मायरा उसी मुस्कान के साथ अपने चेहरे को उसके करीब ले जाकर फुसफुसाते हुए कहती है, कौन लगा तुम्हें? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? क्या नाम है उसका? माया। अभियान उसकी बात सुन उसे आंखें बड़ी कर देखने लगता है। उसकी आंखों में अविश्वास और तकलीफ का मिश्रण था। मायरा हंसते हुए कहती है, इसका मतलब मैं सही हूँ, बट अब तो तुमने गलती कर दी है मुझे छूकर, इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। बेबी, मैं मायरा हूँ, जो मुझे एक छूता है उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ता है। ये बोल मायरा अपनी हाथ अभियान के गाल पर रखती है। वही अभियान उसके मुंह से बेबी सुन उसे कुछ अजीब लगता है। वह उसे खुद से दूर हटाना चाह रहा था, पर हटा भी नहीं पा रहा था। उसकी मुठियां इतनी तेज कसी कि हाथ की नसें साफ दिख रही थी। मायरा अभियान का इतना सीरियस फेस देख मुस्कुराने लगती है और उस फूलों के बुके को अभियान के सामने करती है और बहुत प्यारी स्माइल के साथ कहती है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें पसंद है न? वाइट रोजेस। अभियान उसकी बात पर शौक से उसे देखने लगता है। इसे कैसे पता मुझे वाइट रोज पसंद हैं? उसकी गहरी आंखें मायरा पर टिक जाती हैं। वह उस बुके को लेने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाता। जब मायरा ये देखती है तो बुरा नहीं मानती, बल्कि मुस्कुराते हुए उस बुके में से एक फूल निकालकर अभियान के थोड़े पास जाकर उसके कोट की पॉकेट में रख देती है और वहां 2 बार टैप करके कहती है, दिस सूट्स यू, नाउ लुक परफेक्ट। इतना बोल वह मुस्कुराते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अभियान अपनी जगह जमा खड़ा रहा। वह कभी अपनी पॉकेट के फूल को देखता तो कभी मायरा को। उसका दिल कह रहा था कि यह उसकी माया है, पर जो वह देख रहा था उसे भी झुठला नहीं पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अनजान लड़की उसके इतने करीब आए और उसने कुछ नहीं किया। ये सोच वह अपनी दोनों हाथ की मुठियां भींच लेता है, पर तभी उसके कानों में मायरा की आवाज़ पड़ती है, मिस्टर अभियान, अगर आपका गुस्सा करना हो गया हो तो आप यहाँ आकर बैठेंगे, जिससे मीटिंग स्टार्ट हो सके। इस पर अभियान ने उसकी बात सुन एक बार उसकी तरफ देखा, पर तुरंत अपनी नज़रें मायरा से हटाकर केबिन के बाहर जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख मायरा की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, कहाँ जा रहे हैं आप मिस्टर अभियान? ऐसे मीटिंग को
छोड़कर अभियान के चलते हुए कदम मायरा की बात सुन रुक गए, पर वह बिना पलटे ही बड़ी रूखेपन से कहता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मिस कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। और रही बात मीटिंग की, तो वह मेरा असिस्टेंट देख लेगा। इतना बोल वह केबिन का दरवाज़ा खोलने लगता है, पर तभी उसे फिर से मायरा की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें चुनौती थी, क्या यही आपके बिजनेस एटिकेट्स हैं मिस्टर अभियान? अभियान अपनी जगह से पलट जाता है। मायरा अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, एक हाथ टेबल पर रखकर बहुत स्टाइल से बैठी थी। वह अभियान को देख एक स्मित के साथ कहती है, बहुत सुना आपके बारे में, आपकी बिजनेस टेक्निक के बारे में, पर अब लगता है वह सब बस एक अफवाह थी। ऐसा बिजनेस करते हैं आप? यहाँ हम आपके लिए इंडिया से यहाँ आए हैं और आप ऐसे मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं। अभियान मायरा की बात सुन उसे अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देखता है और कहता है, देखिए मिस। मायरा ने टोक दिया, मायरा, बट यू कैन कॉल मी मायू। अभियान ने अपने जबड़े कस लिए। व्हाटएवर, मुझे अभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं अभी ये मीटिंग नहीं कर सकता। आपको मीटिंग करनी है तो मेरे असिस्टेंट के साथ कीजिए, वरना आप जा सकती हैं। मायरा को अब गुस्सा आने लगा था। वह अभियान को घूरती हुई कहती है, मिस्टर अभियान, शायद आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अभियान तल्खी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी हूँ। मायरा, ओह रियली? सच में आपको फर्क नहीं पड़ता मैं कोई भी हूँ? तो मैं एक बार याद दिला देती हूँ मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप भूल गए हैं। मायरा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में अब शिकार की सहजता थी। मैं आपकी गर्लफ्रेंड माया के आइडल मिस्टर कुश सिंह राठौर की बेटी हूँ। और ये तो जानते ही होंगे कि डैड की क्या अहमियत थी आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में। तो आप ऐसे मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और मेरी इंसल्ट मतलब मेरे डैड की इंसल्ट। और मुझे नहीं लगता कि अगर आज आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ होती, वह किसी भी कीमत पर मेरे डैड की इंसल्ट करती। मायरा उसके करीब आए। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जानलेवा थी। और शायद जब वह वापस आए, आपको उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। इतना बोल वह मुस्कुराने लगती है, पर उसकी स्माइल थोड़ी अलग थी, थोड़ी रहस्यमय। मायरा ने अभियान की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, वह वापस आएगी न? वही अभियान को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जब वह मायरा के मुंह से सुनता है कि माया वापस आएगी, तो वह अपनी गहरी नज़रों से मायरा को देखने लगता है। उसकी आंखों में शक था मायरा के लिए। जहां सबको ये लगता था कि उसकी माया मर चुकी है, वहीं ये लड़की यह कह रही है कि माया वापस आएगी। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, पर उन्हें रोक लगाते हुए मायरा ने आदेश दिया, बैठिए मिस्टर, ऑलरेडी आप बहुत देर कर चुके हैं और मायरा को लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। मायरा के इस अधिकारपूर्ण लहजे ने अभियान के भीतर चल रहे तूफान को एक पल के लिए थाम लिया। अब अभियान कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये था कि जब माया वापस आएगी, तो वह कहीं उसे इस बात को लेकर नाराज न हो जाए, और वह अपनी जान की नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सोचकर उसका चेहरा और भी तनावपूर्ण हो गया। मीटिंग शुरू हुई। मायरा पूरी तरह से मीटिंग पर फोकस थी। उसके चेहरे पर अब वही सख्त, पेशेवर सीईओ का भाव था जो उसके पिता में था। पर अभियान हर बीतते सेकंड के साथ शॉक होता जा रहा था, क्योंकि मायरा के बिजनेस का तरीका हूबहू माया की तरह था। वही तेज तर्रार तर्क, वही सटीक आंकलन, और हाँ, मायरा की आंखों में भी वही अथाह गहराई थी जो माया की आंखों में हुआ करती थी। वह बीच बीच में मायरा को देखता, और जब भी वह मायरा को देखता, मायरा की गहरी नज़रें उस पर ही टिकी होती थी, एक ऐसी नज़र जिसमें चाहत था, दर्द, और शायद कुछ राज भी। अभियान झट से अपनी नज़रें फेर लेता। वह अपने अंदर उठ रहे भ्रम और बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसी उथल पुथल में समय बीतने लगा और लंच टाइम हो जाता है। मायरा ने काशिश से लंच लाने को कहती है, पर अभियान अपनी जगह से उठ और मायरा को देखकर कहता, आप लोग लंच कीजिए, उसके बाद हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। मायरा ने उसकी बात सुन उसे रोका। उसकी आवाज़ में एक आदेश था, तुम भी हमारे साथ लंच करोगे? आखिर हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। अभियान ने रुखेपन से जवाब दिया, जी नहीं, मैं किसी के साथ लंच नहीं करता। और आप यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, मेरे साथ लंच करने के लिए नहीं। इतना बोल वह जाने लगता है, पर मायरा ने पीछे से आवाज़ दी। उसकी आंखों में गुस्सा था, खाना तो तुम्हें हमारे साथ करना ही होगा बाय हुक और क्रूक, अभियान। पर अभियान उसकी बात को अनसुना कर वहां से निकल जाता है। मायरा बस उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। अभियान के जाने के बाद मायरा गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारती है। काशिश उसके पास आती है, पर मायरा उससे पहले ही कहती है, तुम जाओ, लंच कर लो, मैं ठीक हूँ। काशिश उसकी बात सुन, पर बॉस, आपको भी तो लंच करना होगा।
मायरा, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। काशिश, बॉस, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था आज। मायरा, मैंने कहा जाओ, काशिश। एंड डोंट डिस्टर्ब मी। अब उसकी आवाज में तेज गुस्सा था। काशिश वहां से डरकर चली जाती है और मायरा उसी चेयर पर वापस बैठ जाती है। अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद वह अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालती है और पीने लगती है। उसकी आंखें सामने उस चेयर पर टिकी थी जिस पर अभियान बैठा था। बिमा, मायरा, बेचैन अभियान। अभियान मीटिंग रूम से निकलकर तेजी से अपने केबिन में जाता है और धम की आवाज के साथ दरवाजा बंद करता है। वह अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और एक नंबर डायल करने लगता है। एक बार, दो बार, बार बार नंबर डायल करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह गुस्से में फोन को जमीन पर मार फेंकता है। आह, क्या हो तुम, माया? कहाँ हो? जी हाँ, वह किसी और को नहीं, माया को फोन कर रहा था। अभियान एक दो सांसें लेकर खुद को शांत करता है, फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुछ पल बाद खुद से कहता है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे माया मेरे आसपास है। वह लड़की बिल्कुल माया जैसी, पर उसकी शक्ल वह नहीं। वह माया कैसे हो सकती है? इतना बोल वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। पर 2 मिनट बाद कुछ सोचकर वह अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगता है और 1 मिनट में मीटिंग रूम का सीसीटीवी फुटेज उसके सामने थी। वह देखता है कि सामने बैठी मायरा एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रही है। अभियान उसे देखकर धीमी आवाज में कहता है, ये लंच के लिए नहीं गई। इसकी जिद, इसकी आंखें, सब माया जैसा। कहीं यह माया ही तो नहीं। इतना बोलते ही अभय की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। पर अगर यह माया है भी तो इसने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? कैसे पता करूं चल क्या रहा है? कहीं माया मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? पर यह कैसे मुमकिन है? ये तो कुश अंकल की बेटी है, मैं जानता हूँ इसे। इतना बोलते ही अभियान की आवाज कुछ धीमी हो जाती है और आंखों के भाव कुछ बदलते हैं। वहीं केबिन में बैठी मायरा, जिसने मानो अभियान की बातें सुन ली हों, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह अपनी आंखें घुमाकर उस कैमरे में देखती है। ठीक उसी पल अभियान भी उसे ही देख रहा था। धीरे धीरे समय ने करवट ली। दोपहर की तपिश अब शाम की उदासी में बदल चुकी थी और शाम की रोशनी अब रात की काली चादर ओढ़ने लगी थी। अभियान का पूरा ऑफिस धीरे धीरे वीरान होता गया था। खामोशी गहराती गई थी, पर उस मीटिंग रूम में अभी भी तनाव और जिद का कारोबार चल रहा था। मायरा, काशिश, अभियान और उसका असिस्टेंट चारों अपनी जगह पर बैठे काम कर रहे थे। सबकी नजरें मायरा की तरफ थीं, लेकिन उसका आज यहाँ से हिलने का शायद कोई इरादा नहीं था। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, वह बस अपने काम में लीन थी। ऐसे ही वो पहले 20 क्वीन नहीं बनी थी। काशिश ने आखिरकार हिम्मत की। मायरा की थकी हुई पर अटल शख्सियत को देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, बॉस, टाइम हो गया है। अब हम लोगों को भी होटल चलना चाहिए। बाकी काम हम कल आकर कर लेंगे। काशिश की बात सुनकर मायरा के लैपटॉप पर चल रहे हाथ थम जाते हैं। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाई। हाय, उसका ये नजरें उठाना और उसकी आंखें सामने बैठे अभियान से मिलती है। दोनों की आंखें कुछ पल एक दूसरे में थरथराती रही, एक दूसरे की आत्मा की गहराई मापने की कोशिश करती हुई। मायरा की आंखों में एक गहरी खामोशी, चाहत और एक गहरा राज था जो शायद अभियान की आंखों ने पढ़ लिया था। लेकिन अभियान फिर भी एक झटके में अपनी नजरें फेर लेता है, जैसे वह उस चुंबकीय खिंचाव से डर गया हो। फिर अभियान अपनी जगह से उठ और बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे मीटिंग रूम से निकल जाता है। उसके जाने की आहट भी तेज थी, मानो वह उस कमरे से भाग रहा हो। मायरा बस उसे शांति से जाता हुआ देखती रही। उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक चमक थी। कुछ देर बाद मायरा अपनी कार के सामने खड़ी थी। कार में बैठने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा अभियान के केबिन की तरफ, जहां की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। फिर वह कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है। वहीं अभियान अपने केबिन से जाती हुई मायरा की कार को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी। कार के ओझल होते ही उसने अपने कोट की पॉकेट से वह सफेद गुलाब का फूल निकाला जो मायरा ने रखा था। उस फूल को हाथ में लिए वह तड़प उठा। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ये तुम हो? अगर हो तो बता क्यों नहीं रही हो? वह फूल को अपने होंठों से लगा लेता है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभियान पूरी तरह टूट चुका था। वह माया की खुशबू और एहसास को इस लड़की में पा रहा था, पर उसकी शक्ल अलग थी। खैर, इसी तरह 3-4 दिन निकल जाते हैं। ये दिन नहीं, बल्कि एक यातनापूर्ण युद्ध।
का सिलसिला थे। इन दिनों ज्यादा कुछ नहीं बदलाता। वही मायरा का अभियान के करीब आने की हर कोशिश और अभियान का हर बार उसे दूर हटना। मायरा की वो गहरी राजदार नजरें अभियान पर टिकी रहती थीं, उसकी वो रहस्यमय बातें जो अभियान की नींद उड़ा देती थीं। और एक ही चीज जो अटल थी, रोज मायरा का खाने के लिए पूछना, अभियान का मना करना और फिर चुपचाप सीसीटीवी में उसे घूरना। आज भी रोज की तरह दिन था। दोपहर हो चुकी थी, सूरज अब आकाश के बीचों बीच था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर मीटिंग रूम में तनाव की गर्मी थी। आज कुछ बदला था मायरा। उसकी एनर्जी आज बहुत कम थी, उसकी तबीयत शायद खराब थी। उसका चेहरा हल्का सा पीला बुझा बुझा लग रहा था। वही काशिश को मायरा की बहुत गहरी फिक्र हो रही थी। वह बार बार मायरा को देख रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अभियान भी नोटिस करता है कि आज मायरा कुछ ज्यादा ही थकी थकी लग रही है। उसका दिल उसे मायरा की तरफ धकेल रहा था, कह रहा था कि जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले, पूछे कि उसे क्या हुआ है। पर उसके दिमाग की बर्फीली जंजीरें उसे रोक रही थीं। वह अपनी इसी दिल और दिमाग की लड़ाई में फंसा था। जब अभियान से मायरा की हालत और नहीं देखी गई, तो उसने आखिरकार हार मान ली। वह उसकी तरफ देखकर अपनी आवाज को नर्म करते हुए बोला, मिस मायरा, मुझे लगता है कि आज आपको रेस्ट करना चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस काम को हम कल जारी रखेंगे। पर मायरा ने उसकी बात को धारदार हंसी से काटते कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आपको मुझ पर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप अपना काम करें और मुझे मेरा करने दें। उसकी आवाज़ में वही जिद थी, पर अब वह कमज़ोरी से भरी थी। अभियान उसकी बात सुन पता नहीं क्यों गुस्से में आ जाता है। ये लड़की की जिद्दी क्यों है। गुस्से में वह मायरा के पास जाता, उसकी बांह चक्की से पकड़ उसे खड़ा करता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए जाओ और रेस्ट करो। इतना जिद्दी होना भी अच्छा नहीं होता। वहीं मायरा उस झटके से संभल नहीं पाती और सीधी जाकर अभियान के सीने से जा लगती है। उसके दोनों हाथ अभियान की कॉलर पर टिके थे। उसने अपनी पकड़ उस पर कसते हुए उसे थोड़ा अपने करीब किया और उसकी सांसों की गर्मी महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कोई खास वजह? अभियान उसकी बात सुन अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। उसका स्पर्श उसे पागल कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से मायरा को थोड़ा दूर करते हुए एक सख्त झूठी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो, इसलिए मैंने बस शिष्टाचार के नाते कहा था। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें रेस्ट करना हो करो, नहीं करना हो न करो। इतना बोल वह मायरा को छोड़कर गुस्से में जाने लगता है। मायरा उसे ऐसे जाता देख उसका हाथ थाम लेती है। अपनी पकड़ कसते हुए उसने अत्यंत धीमी आवाज में उससे पूछती, मैं रेस्ट कर लूंगी, पर क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? पर अभियान ने बिना पलटे कड़े स्वर में कहता है, जी नहीं, और तेजी से वहां से निकलने लगता है। काशिश, जो अब तक चुप थी, वह अभियान को जाता देख जल्दी से उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। सर, अभियान सर, प्लीज आप एक बार मैम के साथ खाना खा लीजिए प्लीज, वरना वह कुछ नहीं खाएंगी। अभियान ने काशिश की बात सुन अपनी भौहें सिकोड़ ली। कहना क्या चाहती हो तुम? काशिश, मैम की जिद है कि वह आपके साथ ही खाना खाएंगी, वरना वह कुछ नहीं खाएंगी। उन्होंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है सर, प्लीज बस एक बार। पर काशिश अपनी बात पूरी करती, इससे पहले ही अभियान के असिस्टेंट की तेज घबराहट भरी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है, मायरा मैम। आवाज सुन दोनों पलटते हैं और देखते हैं कि मायरा खड़ी खड़ी ही बेहोश हो गई है और जमीन पर गिरने वाली है। उसे गिरता देख अभियान की धड़कन एक पल मानो ठहर गई हो। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता। वो तेजी से आगे बढ़कर मायरा को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लेता है और जमीन पर उसे अपनी गोद में लिए बैठ जाता है। उसकी आंखों में घबराहट थी। मायरा, मायरा, आंखें खोलो। हे मायरा, क्या हुआ? आर यू ओके? पर मायरा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। उसे कोई प्रतिक्रिया न करते देख अभियान का गला सूख जाता है। वह अपने असिस्टेंट की ओर देखता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, कॉल द डॉक्टर, डैम इट। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? असिस्टेंट जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और अभियान मायरा को किसी अनमोल चीज की तरह गोद में उठा अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है और केबिन से जुड़े सीक्रेट रूम में मायरा को लेटा देता है। अभ्यम ने फैना मायरा को। अभियान केबिन से अटैच्ड रूम में बेड पर बैठा था और मायरा उसके बगल में लेटी थी। उसने मायरा का हाथ अपने हाथों में कैद कर रखा था। मायरा का पूरा चेहरा पीला पेल पड़ चुका था
और उसकी कमजोरी साफ दिख रही थी। मायरा की इस हालत को देखकर अभियान को अंदर ही अंदर असहनीय पीड़ा हो रही थी। ये दर्द इतना गहरा था कि शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन था, पर उसके इस दर्द का अंदाज़ा उसकी आंखों से लगाया जा सकता था। उनमें नमी का सैलाब भरा था, जिसे रोकने की जबरदस्त कोशिश में आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थीं। लेकिन उस नमी को बाहर बहने की इजाज़त उसके चेहरे के सख्त कानून ने नहीं दी थी। उसकी धड़कनें तेज, मानो शरीर के अंदर एक तूफान चल रहा हो। उसने अपना दूसरा हाथ मायरा के गाल पर रखा। बहुत हल्के से उसने उसके गाल को सहलाया और फिर धीरे से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे ये सवाल उसका दिल सीधे मायरा के बेहोश दिल से पूछ रहा हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों हो तुम इतनी जिद्दी? क्यों, आखिर क्यों? तुम्हें हमेशा अपनी चलानी होती है न? उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। तभी दरवाजे पर कदमों की तेज आहट हुई। अभियान तुरंत सावधान हो गया। उसने झुककर मायरा के माथे पर एक सॉफ्ट किस दिया, मानो यह एक चोरी छिपे की गई मुहर हो, और झट से पीछे हट गया। उसी पल काशिश और असिस्टेंट चलो इसे एक नम देते हैं सागर हड़बड़ी में डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आते हैं। डॉक्टर को देखते ही अभियान ने अपने चेहरे पर एक ठंडा अभेद्य मुखौटा पहन लिया। उसके चेहरे से सारी नमी, सारी तड़प गायब हो गई। वह 2 कदम पीछे हटकर अजनबी की तरह खड़ा हो गया। एक लेडी डॉक्टर कमरे में आती है और पूछती है कि क्या हुआ है, तो काशिश पूरी कंडीशन बताती कि मायरा 4 दिनों से ठीक से सोई नहीं है और न ही 4 दिनों से कुछ खाया है। डॉक्टर यह सब जानकर सबको बाहर जाने को कहती है ताकि मायरा को चेक कर सके। काशिश और असिस्टेंट सागर तो तुरंत बाहर चले जाते हैं, पर अभियान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। वह अपने हाथ बांधे खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस और कोल्ड थे। डॉक्टर ने अभियान से आगे कुछ नहीं कहा और मायरा को चेक करने लगी। अभियान अपनी आंखों में गहरी फिक्र लिए बस मायरा को देखता रहा था। कुछ देर में डॉक्टर मायरा को चेक करके रूम से बाहर आती है। अभियान भी उनके पीछे ही था। वह जब से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। डॉक्टर को बाहर आता देख काशिश चिंता दिखाते हुए मायरा के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर बताती है कि मायरा बहुत कमज़ोर वीक है। इतने दिनों से न खाने पीने की वजह से आज वह बेहोश हो गई और वह बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस भी ले रही हैं। उनके लिए यही अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाए। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा तो वह अच्छी से खाना खाएं और दवाइयाँ लें। इतना कहकर वह कुछ और बातें काशिश को बताकर अभियान से इजाज़त ले वहाँ से चली जाती है। अभियान वहीं खड़ा सारी बातें सुन रहा था और हर बीतते पल के साथ उसके एक्सप्रेशन और ज़्यादा कठोर होते जा रहे थे। मायरा की जिद ने उसके अंदर के तूफान को और बढ़ा दिया था। अभियान कुछ देर बाद वापस कमरे के अंदर जाता है और मायरा को देखता है। मायरा की पलकें अब धीरे धीरे हिलने लगी थीं। उसे होश में आता देख अभियान खुद मायरा के पास जाता है और काशिश की ओर देख उसकी आवाज़ में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ कठोर आदेश था। तुम उसके लिए खाना लेकर आओ। इतना कह वो मायरा की तरफ मुड़ जाता है। इधर मायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अभी उसे पूरी तरह होश नहीं आया था, पर अपने सामने अभियान को खड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अचानक अभियान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। अभियान, जो उसकी मुस्कान में ठहर सा गया था, उसे पता ही नहीं चला कब मायरा ने उसे खींचा। वह सीधा जाकर मायरा के ऊपर गिरता है, पर तुरंत अपने दोनों हाथ उसके आसपास लगा लेता है, जिससे वह पूरी तरह से मायरा के ऊपर न गिरे। मायरा मुस्कुराते हुए अभियान को देख रही थी और अपने हाथों का हार बनाकर उसकी गर्दन में डाल देती है और उसे थोड़ा और पास कर लेती है, जिससे अब उसका चेहरा अभियान की गर्दन नेक के पास आ गया था। वहीं अभियान उसकी इस हरकत पर उसे घूर कर देखता है। उसकी आंखें गहरी थीं। वह मायरा को देखकर अपनी सख्त पर नज़दीकी की वजह से नर्म हुई आवाज़ में कहता है, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? मेरा अटेंशन पाने के लिए? मायरा उसकी बात सुन हल्का सा हंसते हुए अपना चेहरा उसके कान और गर्दन के बीच में ले जाती है और उसकी बॉडी से आ रही खुशबू को महसूस करते हुए कहती है, हाँ किया। तो क्या तुमने मेरे साथ लंच करने के लिए मना किया था? और मायरा को न सुनने की आदत नहीं है। इतना बोल मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वह बहके न, क्योंकि अभियान की खुशबू उसे पागल कर रही थी। अभियान अपनी नेक पास उसकी गर्म सांसों को महसूस करते हुए कहता है, आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम खाना न खाकर? इस फालतू की जिद से क्या मिल जाएगा तुम्हें? कम से कम ये करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचती। जब उन्हें पता चलेगा तो वो लोग कितना परेशान होंगे।
पर मायरा अभियान की बात का कोई जवाब न देकर उससे वही एक सवाल करती है, मेरे साथ लंच करोगे? उसकी आवाज में एक जिद थी, एक अजीब सी टोन थी जिसे अभियान ने साफ महसूस कर लिया। अभियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर वह झटके से मायरा से दूर हो जाता है। उसके ऐसे दूर होने से मायरा उसकी तरफ देखने लगती है। मायरा की आंखों में गुस्सा था, पर अभियान उस गुस्से को अनदेखा कर कठोरता से कहता है, लंच करना है न तुम्हें, तो करते हैं। उसके बाद तुम होटल जाओगी रेस्ट करने के लिए, और कल तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। मायरा ने विरोध करना चाहा, पर अभियान उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं एक बीमार इंसान के साथ अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। इतना बोल अभियान मायरा को अपनी सख्त आंखों से देखता है। मायरा फिर कुछ नहीं कहती है, बस एक प्यारा सा पाउट बना लेती है। कुछ पल बाद काशिश नॉक करके अंदर आती है। उसके साथ कुछ सर्वेंट्स थे जिनके हाथ में खाना था। वे खाना टेबल पर सेट कर वहां से चले जाते हैं। अभियान खाने को देखकर मायरा से कहता है, उठो खाना खा लो। पर मायरा उसकी बात सुन बेड पर लेट जाती है और आलस से कहती है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभियान उसकी बात पर उसे घूर कर देखता है, फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाकर काउच पर बैठा देता है और कहता है, खाओ अब। मायरा मासूम सा चेहरा बनाकर, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। तो, पर वह इससे आगे कहती, उससे पहले ही अभियान एक बाइट बनाकर उसके चेहरे के आगे करता है और तमतमाकर कहता है, खाओ अब। चुपचाप। मायरा उसकी बात सुन किसी मासूम बच्चे की तरह चेहरा बनाकर खाना खाने लगती है। काशिश, जो वहीं खड़ी थी, उसका तो सिर चकराने लगा था मायरा की ये हरकतें देखकर। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है, तो वह अपना सिर झटककर वहां से चली जाती है। इधर रूम में मायरा अभियान से भी खाने को कहती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कितने समय बाद ये पल आया था जब उसे अभियान अपने हाथों से खाना खिला रहा है। मायरा की आंखें नम हो गई थी और वह बहुत प्यार से अभियान को देख रही थी। वहीं अभियान उसकी नज़रों को बखूबी नोटिस करता है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर अभियान के केबिन के बाहर काशिश अपनी घबराई हुई नज़रों से अपने फ़ोन को देख रही थी, जिस पर केएसआर का कॉल आ रहा था। उसे पता था कि अब तक केएसआर को मायरा की इस हरकत के बारे में पता चल गया होगा, पर फिर वह हिम्मत करके फ़ोन उठाती है और कान से लगाती है। दूसरी तरफ से केएसआर की सख्त और गुस्से भरी आवाज़ आती है, मायरा कहाँ है, काशिश? और वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? काशिश, वो, सर, बॉस अंदर केबिन में है, लंच कर रही। केएसआर, कैसे हुआ ये सब? और उसे डॉक्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई? काशिश उनका सवाल सुन उन्हें सब बताती है कि कैसे मायरा ने 4 दिन खाना नहीं खाया और बाकी सब। केएसआर, क्या कहा डॉक्टर ने? काशिश, डॉक्टर ने कहा है कि वह अब ठीक है, बस थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उनका खास ख्याल रखना है। काशिश को सारी बातें सुन केएसआर अपनी आंखें गुस्से में बंद कर लेते हैं। उनके गाइस, जिन्हें उन्होंने मायरा के पीछे लगाया था, उन्होंने उसे बताया कि मायरा के लिए डॉक्टर आया, तो वह सुनकर कितना घबरा गए थे। क्या करूं मैं इस लड़की का? आखिर इतनी ज़्यादा जिद्दी ये कैसे है? पागल हो चुकी है उस लड़के के पीछे। आने दो इंडिया, देखता हूँ। ऐसा भी क्या खास है उसमें जो ये उसके आगे सब भूल जाती है? खुद से इतना बोल वह एक गहरी सांस लेते हैं और काशिश से कहते हैं, जब मायरा आए, मेरी उससे बात कराना और उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना। अगर वह कुछ भी ड्रामा करे तो मुझे कॉल करना। ठीक, काशिश, यस सर। बस इतनी बात होती है और काशिश कॉल काट देती है। एक नज़र केबिन को देखकर वह भी वहां से कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। उसने भी सुबह से मायरा की फिक्र में ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था। थोड़ी देर बाद अभियान मायरा को अच्छे से खाना खिलाने के बाद उसे वहां से होटल भेज देता है और खुद अपने केबिन में बैठ अपने हाथ में अपना कोट पकड़े उसे एकटक देख रहा था। अचानक धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगती है, एक अजीब सी मुस्कान। वह उस कोट को अपनी नाक के पास लेकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरता है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस कोट में से मायरा की खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसने मायरा को अपनी गोद में उठाया था। वह धीरे से फुसफुसाता है, जाना, तुम वापस आ गई। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था, पर क्यों तुम्हारा ये चेहरा मेरे इस दिमाग को ये मानने नहीं दे रहा था कि ये तुम ही हो। उसकी आवाज़ में प्यार और तड़प का मिश्रण था। पर जाना, अगर तुम मेरे पास हो तो तुमने अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताया?
आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों तड़पा रही हो तुम मुझे? जानकर अनजान बन रही हो तुम? इतना बोल अभियान उठता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह सामने डूबते हुए सूरज को देखता है और एक गहरी चाहत और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, बस अब और नहीं, जाना। अब तुम्हारा ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और आज तो तुमने हद कर दी है। उसकी आंखें में अब गुस्सा था। आज तुमने जो जिद की, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मुझे इतना तड़पाने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। मुझे अपने बारे में न बताने की सज़ा तुम्हें मिलेगी, जाना। और अब तुम खुद मुझे अपने बारे में बताओगी। तुम खुद मुझे अब सब बताओगी। बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ अब। इतना बोल अभियान एक डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी उन काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। शायद उसे पता था कि मायरा की दुखती रग कौन सी है और वह अब उसी पर वार करने वाला था। तू क्या इट्टा क्या करेगा अभ्यम? क्या फन गाए गई अभ्यम मायरा को?